अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतज़ार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे शो की शुरुआत के अंदर हमारी कोशिश होती है कि आपको शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से आगाह किया जाए। पार्शली क्लाउडेड है आज। जैसे ही मैं ऑफिस आ रहा था देख रहा था हल्की हल्की ठंडी हवा जो है वो शहर फैसलाबाद के अंदर चल रही थी। अब जिस तरह से दर्जा रात पिछले दिनों था वो सूरत तो नहीं नज़र आ रही। गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से गालबन शहर फैसलाबाद के अंदर जो बारिश है वो भी हुई और इसके साथ साथ दर्जा रात में भी कमी देखने को आई। आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत रहेगी ये तो आपको बताएंगे, लेकिन आइंदा 24 घंटों के हवाले से जो कंसर्न्ड हमारी नाज़रीन हैं उनको बताते चलेंगे और वो बताएंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा क्या सूरत रहेगी महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर फैसलाबाद के मौसम की? भी बढ़ रहा है। हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी थम गया है। अगर आज दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा 38 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चल रही हैं। हवाएं ना चलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी हफज़दा हुआ है। गर्मी की जो लपेट में आ चुका है इस वक्त। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश की पेशन गोई जो है वो की गई है कि फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार होगा और इसके साथ साथ गर्मी की जो शिद्दत है उसमें भी कमी वाक़ होगी। तो फैसलाबादी जो इस वक्त गर्मी के मौसम की वजह से परेशान है तो उनको महकमा मौसमियात की तरफ से खुशखबरी दी गई है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर फैसलाबाद के अंदर जो है वो अपनी रहमत बरसेगी। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप सूरत हाल से आगाह कर रही थी। और शहर फैसलाबाद की नाज़रीन ख़ास तौर पर बात करें तो गुज़श्ता रोज़ जो है वो काफ़ी अहम रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है वो फैसलाबाद आए थे और सत्याना पे जो मोटरवे इंटरचेंज है उसका इफ्तार ना सिर्फ किया गया बल्कि वहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद थे उनके साथ स्पीच भी की गई उनकी तरफ से। और उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब जो कि हमारे वफाकी वज़ीर हैं दाखिला, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उनकी जानब से भी जो है वो स्पीच की गई। इमरान खान को भी आड़े हाथों लिया गया। और इसके साथ साथ अगर ख़ास तौर पे हम बात करें फैसलाबाद की तामीर और तरक्की के हवाले से तो ये एक अहम संग मील है जो कि फैसलाबाद के लिए तय किया गया। और जो इंटरचेंज बनाया गया है कितनी लागत से बनाया गया, आने वाले दिनों में इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कितने लोग इससे मुस्तफ़िद होंगे, तमाम तर सूरत हाल जानेंगे। हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवा दूँ। हमारे साथ अब्दुल रहमान हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ इमरान असलम हमारे रिपोर्टर मौजूद होंगे हमारे साथ, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो अब्दुल रहमान से आगाज़ करते हैं। गुल साहब, क्या कहेंगे आप, गुज़श्ता रोज़ जो पीएम की तकरीर थी और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट का काम है कैसे देखते हैं इसे? थैंक यू हनान। देखिए, मुस्लिम लीग नून और इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ चलते हैं और ये इस पर बड़ा इनका फोकस होता है रोड्स के हवाले से या लोगों को जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो मसाइल से निकालना। पिछली हुकूमत ने बड़ा नज़रअंदाज किए रखा, तो काफ़ी अरसे से बड़ी हैरानगी थी कि नून लीग अभी कोई मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं कर रही। तो अभी उन्होंने जो है वो गुज़श्ता रोज़ बड़ा जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स देखिए। वहाँ पर जो सत्याना रोड पर इंटरचेंज बनेगा मोटरवे पर, वहाँ पर जितनी भी आबादी है और वो कई मिलियंस में है, गाँव देहात तहसीलें मिला के, उन सब के लिए बड़ी आसानी होगी कि वो M3 पर जो है वो हिस्सा बन सकेंगे। चाहे लाहौर जाना चाहें किसी पर, मतलब वो 1 घंटे में समझ लें कि वो लाहौर चले जाएंगे। उनके लिए फैसलाबाद और लाहौर जो है वो तकरीबन सेम हो गया। तो ये उनकी ज़मीनों के रेट भी बढ़ेंगे, मार्केट्स बनेंगी। तो ये जो रोड्स होती हैं, डेवलपमेंट होती हैं, बाईपास बनाया जाएगा वहाँ पर तकरीबन 10 अरब रुपये की लागत से जो है वो मेगा प्रोजेक्ट का जो इफ्तिताह वो किया गया। तो ये बहुत बड़ा मनसूबा है। इस पर देखें काम होता है, मंजूरी दे दी गई है। अभी उम्मीद है कि यहाँ पर क्योंकि नया माली साल तो शुरू हो गया तो पैसे जल्द रिलीज़ हो जाएंगे, कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट चली जाएगी। उससे पहले इनकी कोशिश होगी कि सारा काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए ताकि इस पर काम जो है वो रुकने ना पाए, निगरान सेटअप आए या अगली हुकूमत आए। तो ये नून लीग का बहरहाल एक बड़ा खासा रहता है कि वो हमेशा डेवलपमेंट पर फोकस रखते हैं, चाहे वो जो अंदरून हो, लिंक रोड्स हों, सड़कें हों। जितनी सड़कें डेवलपमेंट कहा जाता है कि नून लीग के दौर में बनी, इतनी ही जो है वो नून लीग की हुकूमत के अलावा बनी है पूरे पाकिस्तान में ना। देखें 4 साल PTI ने कोई जो है वो इस पर ध्यान नहीं दिया, पैच वर्क नहीं होते थे, रोड्स नहीं बनाई जाती थी, बैड गवर्नेंस थी,
ये बड़े मसले रहे हैं। अभी भी मसाइल तो मौजूद हैं, जो कि तुम महंगाई भी है, दूसरी चीज़ें भी है, लेकिन साथ साथ ये काम भी हो रहा है, मुख्तलिफ शहरों में इफ्तिताह भी किए जा रहे हैं। तो ये बहरहाल देखें, जब इस तरह के काम चलते हैं डेवलपमेंट के हनान, उससे लोगों का रोज़गार भी चलता है, उससे लोगों की बेहतरी आती है। वो रोड कई जगह से टूटी हुई थी, वो मुकम्मल होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ी आसानी होगी, लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। इससे ये होता है कि जो मंडियों का माल है वो शहरों में जाना आसान हो जाता है। रोड सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा देती है गाँव के लोगों को, क्योंकि उनकी जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इस तरह की जो इजनास है वो मंडी में जाना आसान हो जाती है। देखिए, मंडी में जब फासला कम होता है या टाइम कम लगता है ले जाने में, तो उनके रेट अच्छे लगते हैं, वो फिर उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और यूँ जो वो लोग तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए होते हैं, उनको साथ मिलाना जो है वो आसान होता है। और ये जो कहा जाता है कि गाँव से शहरों में आने वालों की रफ्तार इस वजह से बढ़ती है कि उनको रोज़गार चाहिए, उनको पैसे चाहिए, तो वही चीज़ें अगर वहाँ पर उनको अवेलेबल करवा दी जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो कल उसके अलावा जो है वो उधर नून लीग की बड़ी तादाद में मौजूद थे, सारी पार्टी क़यादत मौजूद थी, रहनुमा मौजूद थे। एक तरह से उसको आप जलसा कह लें, या क्योंकि पंडाल बनाया हुआ था, वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, तो इस वजह से खुले में तो नहीं किया गया। ताहम सत्याना रोड पर जो है वो मार्की में ये सारा इंतजाम किया गया, जहाँ पर ऐलानात किए गए, मुलाकातें हुई, ग्राउंड ब्रेकिंग्स उधर हुई, जो सरमनी थी। उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म आगे इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले सरीना होटल में। वहाँ पर इंतजाम थे जहाँ पर उनके जो रिफंड्स के हवाले से डिमांड्स होती हैं वो क्लियर करने का वादा तो किया गया, देखें कब तक होती है। इसके अलावा 50% तक गैस उन्हें जो सिस्टम में ऑलरेडी मिल रही है और 50% तक LNG उन्हें मुहैया करने की हिदायत की गई, और कहा गया कि जो सन्नत है वहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग ना की जाए या कम से कम हो। तो ये बहरहाल ताजरों के, सनतकारों के बड़े डिमांड्स थे कि उनके जो महंगी चीज़ें मिल रही हैं और उसमें भी जो लोड शेडिंग है वो होती है, तो उस वजह से वो बर वक्त अपने आर्डर्स पूरे नहीं कर पाते। तो इससे ये तो उम्मीदें पैदा हो चली हैं कि चलें जो सन्नत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है वो थोड़ी सी उसमें बेहतरी आएगी। उनकी 100% डिमांड्स तो पूरी नहीं हो सकती, ताहम जो काफ़ी हद तक जो है वो करने की कोशिश की गई है। तो इस हवाले से ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर ख़जाना या CM जब आते हैं किसी शहर में, तो बहरहाल वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वहाँ पर जो नुमाइंदगान होते हैं, उनके मसले उन तक पहुँचते हैं, तो उसके बाद उसमें मज़ीद बेहतरी आने का इम्कान होता है। तो ये गुज़िश्ता रोज़ का दौरा वज़ीर आज़म तक जो फैसलाबाद की सूरत हाल सियासी लोगों ने पहुँचाई, ब्यूरोक्रेसी ने पहुँचाई, सनतकारों ने पहुँचाई, तो इससे आने वाले दिनों में मज़ीद जो इससे अच्छे इंसेंटिव्स लेने का जो है फ़ायदा मिलेगा। फिर इसमें ये भी बताया गया तकरीर में प्राइम मिनिस्टर ने कि वहाँ पर जो है वो 200 यूनिट तक जो बिजली लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर नए टैक्सेस आयद नहीं होंगे, 200 यूनिट से ऊपर जो करते हैं उन पर आयद किए जाएंगे, क्योंकि ये भी एक IMF की डिमांड है। और इसी IMF की डिमांड के हवाले से अगर बात करें तो ये भी शायद जो इस सेटअप में निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी इसहाक़ डार का नाम सामने आ रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद उधर से डिमांड आई है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं मईशत के हवाले से, उनको कहा जा रहा है कि अब उनसे आगे पीछे नहीं हटा जाएगा, चाहे इलेक्शंस आ जाएं, चाहे इनको जाना पड़े, लेकिन जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ये कुछ महीनों तक इसी तरह से चलती रहेंगी और जो महंगाई है वो भी सामने आती रहेगी, ताहम जो मुल्क है वो अपनी पटरी पर चल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इमरान असलम, क्या कहते हैं, पब्लिक का क्या रिस्पांस है जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं फैसलाबाद के अंदर, उसके ऊपर? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अगर मैं बात करूं, ये जो आइंदा 4 माह के लिए निगरान हुकूमत ने जो बजट भी दिया है, अभी जैसा कि बात कर रहे थे हमारे अब्दुर्रहमान भाई, ये जो सत्याना का जो प्रोजेक्ट है ये करीब 62 करोड़ 50 लाख की लागत से 26 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से सौंपा गया है। और फैसलाबाद का ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो फेडरल की ADB में आया है, ये पंजाब से मंजूर नहीं हुआ, ये वफाक की जानिब से मंजूर किया गया है। और हमारे इंटीरियर जो मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से ये जो स्कीम है वो ADB स्कीम 2023 और 24 फेडरल की बुक में डाली गई है, जिसके तहत 26 किलोमीटर तक फैसलाबाद सत्याना बरास्ता मोटरवे M3 से जो जोड़ेंगे, इससे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के डेफिनेटली मसाइल कम होंगे। बहुत अरसा दराज से जो प्रोजेक्ट था ये इल्तवा का शिकार था और ये एक लोगों की बुनियादी ज़रूरत थी जो मैं समझता हूँ कि हल होगी, जो जैसा कि संगे बुनियाद कल रखा गया है और इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो हंगामी बुनियादों पर जो है वो पूरा करेगी। इसी तरह जो फैसलाबाद का M3 प्रोजेक्ट है समुद्री से जो लिंक करता हुआ है, वो भी 1 अरब तकरीबन 60 करोड़ के करीब था, जो लास्ट गवर्नमेंट में शुरू किया गया था। और लास्ट गवर्नमेंट में फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड भी शुरू किया गया था, जो अभी ऑन गोइंग स्कीम के हवाले से उन स्कीमों के लिए जो है वो फंड जारी कर दिए गए हैं। अभी फैसलाबाद का जो सिटी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ये अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर वाला, जिसके लिए 1 अरब
45 करोड़ के फंड जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। और ये जो फ्लाईओवर से ये होगा, जो ट्रैफिक का बहाव है, अक्सर हम जाते हैं कि स्टेशन से उस तरफ जाएं तो जुमरा रोड पे बड़ा एक ट्रैफिक का हजूम सा रहता है, तो उसको हल करने के लिए ये जो है वो एफडीए की बड़ी स्कीम है जो मंजूरी दी जा चुकी है। इसके फंड्स भी मंजूर कर लिए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फैसलाबाद का जो फैसलाबाद चन्योड़ सरगोदा रोड जो एक बुनियादी है, आपने लाहौर जाना है, चन्योड़ जाना है, सरगोदा जाना, आपने वही यूज़ करना है सरगोदा रोड से रास्ता कमालपुर इंटरचेंज। तो उसके लिए 3 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं, मुख्तस कर दिए गए हैं कि जनाब वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। अगर हम अभी ये रिसेंटली सत्याना की बात करें तो इसकी ज़मीन सबसे पहला होता है कि ज़मीन की खरीदारी करनी है, लैंड एक्विजिशन रिक्वायर्ड होती है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानब से चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी CNW को मरासा लिख दिया गया है, ये ज़मीन खरीद के देंगे, उस पर जो काम है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी करेगा, क्योंकि ये जो स्कीम है ये फेडरल की है, ये हाईवे की डोमेन में नहीं आती। तो फेडरल के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, बेसिकली ये वज़ीर-ए-आज़म की जानब से 5 बड़े मोटरवे के मंसूबे मंजूर किए गए थे, जिसमें से ये एक फैसलाबाद का फैसलाबाद सत्याना था और एक लाहौर का था, इसी तरह एक रावलपिंडी का था। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म की बुक में 5 मोटरवे के मंसूबों में फैसलाबाद का ये सत्याना M3 वाला प्रोजेक्ट है। ये आप समझते हैं कि फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक बहुत, जिसे कहते हैं कि इनके मसाइल भी हल होंगे, एक तोहफा समझ लें कि जिससे ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगी, उसके साथ गुड्स का जो मराहिल है वो भी आसानी होगी। देहातों के साथ जो सड़कों की जो राब्ता सड़कें हैं उनके साथ लिंक्ड हो जाएंगे। लाहौर जाते वक्त भी जो है वो बहुत सी जो है वो टाइम की बचत होगी। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको पाया तकमील तक पहुंचाने के हवाले से डिपार्टमेंट्स को जो भी है सीरियस और संजीदगी से मुजाहरा करना चाहिए। गवर्नमेंट और पार्लियामेंटेरियंस के उन पे होता है स्कीमों को अप्रूव करना, उसके फंड जारी करवाना, लेकिन वही बात आती है कि जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उसको उस संजीदगी से लें जिस संजीदगी से पार्लियामेंटेरियंस या कोई भी जो गवर्नमेंट है उसको स्कीम को ऑन करती है। ये जो तमाम प्रोजेक्ट हैं ये बेसिकली अवामी फलाही मनसूबों के प्रोजेक्ट हैं। किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उसके मवासलात के निज़ाम से जुड़ी होती है। जहाँ भी मवासलात का निज़ाम होता है तो जैसा कि वक्त बचता है, इसी तरह जो है वो ज़राया जितना भी मवासलात का निज़ाम वो बेहतर होता है और इसी तरह जो तजारत बढ़ती है। अभी रिसेंटली जो फ्लड आया, फ्लड से राब्ता सड़कें मुनक़ता हो गई हैं। फैसलाबाद में बैठे हुए हैं जंग की, जिस तरह के चन्योड़ के बेशतर इलाकों में अभी मराला के निज़ाम जो है वहाँ पे भी जो है इस तरह को देखने को मिलता है मुकाम पे फ्लड की सिचुएशन। तो वहाँ पे राब्ता सड़कें जो है मुनक़ता हो जाती हैं, जिस हवाले से अभी उसकी बहाली के लिए जो है वो करोड़ों रुपए के फंड्स रख दिए गए हैं कि उसको फौरी तौर पे प्री फ्लड सिचुएशन के तौर पे जो है इमीडिएट इफेक्ट पे इन सड़कों की रिहेबिलिटेशन की जाए, ताकि दूसरे शहरों से आने वाले जो जितने भी शहरी हैं जंग और जो सैलाब से स्पेशली मुतासरा इलाके हैं उनकी बहाली के लिए जो है वो इक़दाम उठाए जा सके। मैं समझता हूँ कि ये जो मवासलात का निज़ाम है बहुत बुनियादी ज़रूरत है, इंसान का रोज़गार ही इससे जुड़ा है। जब आप एक देखते हैं फैसलाबाद की सरगोदा रोड की बात कर लें, तकरीबन 45 करोड़ से ज़्यादा इसके लिए फंड्स जारी भी हो चुके हैं कमालपुर इंटरचेंज से लेके ये चिनाब क्लब तक, लेकिन रिसेंटली अभी एक पोर्शन बाकी है। तो जब यहाँ से सड़क टूटी है वहाँ पर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, इंसान की एनर्जी, इंसान इरिटेट होता है कि जनाब अगर ये सड़क अगर बनी होती तो मैं वक्त पर ऑफिस पहुँच जाता। इस तरह के बेशतर मसाइल स्टूडेंट्स को होते हैं, ताजरों को होते हैं, आम शहरियों को होते हैं। तो डेवलपमेंट सेक्टर तो बहुत बुनियादी सहूलियत है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर रहने के लिए जिस तरह पानी, बिजली और दीगर ज़रूरियात है, तो ट्रांसपोर्ट तो है। मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट जब तक नहीं होगी तो उस वक्त तक जो है हम नहीं समझते कि हम एक डेवलपमेंट कंट्रीज़ में आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ भी आप देखें अभी जापान की तर्ज की सड़कें बनाने का जो है वो फैसला हो चुका है और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। 15 अगस्त तक जो है वो हाईवेज़ के जो शॉर्ट लिस्टेड बंदे हैं वो जाएंगे। बेसिकली जापान के हवाले में मशहूर है, वहाँ की सड़कें बड़ी कशादा है और बड़ी जो है वो मेटल्ड रोड है। उस हवाले से जो है वो इस तरह के इंतजाम किए जाएंगे। अभी निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब में जो है वो प्लास्टिक सड़कों की जो है वो मंजूरी दे दी। इसका ये होता है कि प्लास्टिक का मतलब ये नहीं कि प्लास्टिक और तार कोल को मिक्स करके एक ऐसी सड़क बनाई जाएगी जिससे बारिश का पानी भी जो है वो फ्लो से गुजरेगा और उसके साथ साथ रोड साइड ड्रेन की जो इफेक्ट्स है वो मुतासर नहीं होंगे, जिससे ये होगा कि आपके जस्ट लाइक अ मेटल रोड के आपकी स्मूथ, जिस तरह के इस्लामाबाद में अगर गए हों रेड जोन के एरिया में वो तमाम सड़कें वो प्लास्टिक्स रोड्स हैं, उसी को परवान चढ़ाने के लिए, उसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए निगरान जिला पंजाब ने मंजूरी दे दी है और तमाम जो शहरों से रोड मैप प्लान है वो तलब कर लिए गए हैं। फैसलाबाद से भी बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं, जंग रोड, जड़ामाला रोड, सत्याना रोड, समुंदरी रोड, इसी तरह जो है वो शहर के
इर्द गिर्द गोमती और अंदरून शहर की जितनी सड़कें हैं उस हवाले से मेन सड़कों के जो है वो प्लास्टिक सड़कों के हवाले से रोड मैप प्लान तलब किए गए हैं। अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो जाता है तो मैं समझता हूं कि फैसलाबाद में रोड सेक्टर के मसाइल जो है वो कम होंगे और आम आदमी जो है वो फैसलाबाद की जो है वो इस तमाम मनसूबों से इस्तेफादा हासिल कर सकेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब्दुल रहमान क्या कहेंगे कल की स्पीच के हवाले से? प्राइम मिनिस्टर ने कारकुनान के साथ बड़े मज़ाहिया अंदाज में गुफ्तगू की और उसको सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी जो है वो लोगों ने शेयर किया, क्या कहेंगे सर? हनान देखिए, ये समझ लें कि ये प्री इलेक्शन जो है वो इसमें एक तरह से तकरीर थी। इलेक्शन करीब आने वाले हैं तो ये ज़रूरी था कि कारकुनान से मिला जाए, अहदेदारों से मिला जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए। ये इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से एक जलसा टाइप समझ लें कि जिसमें बड़े बड़े ऐलान भी किए गए, वादे भी किए गए कि अगर हम दोबारा से इक़्तिदार में आते हैं तो हम ये करेंगे। ये बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए, लोगों को मोटिवेट करना इन हालात में, जब अगले महीने 8 अगस्त को कहा जा रहा है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने से कुछ दिन कबल जो है वो तोड़ती जाएगी, फिर 3 महीनों में इलेक्शन के बारे में कहा जा रहा है या जैसे भी सेटअप चलेगा, तो उसमें उन कारकुनान को मोटिवेट करना जो कि बिजली के बिल्स के हाथों तंग आए हुए हैं, जो कि महंगाई के हाथों तंग आए हुए हैं। देखें, नून लीग को अब इन हालात में मोटिवेट करना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। बज़ाहिर ना एक तरह से इतनी दूर मार्की में जो है वो प्रोग्राम रखा गया, कारकुनान नहीं बुलाए गए ताकि कोई जो है वो उधर हुल्लड़बाजी ना हो जाए। तो अगर ये लोग जलसा जब प्लान किया जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि उधर ब्यूरोक्रेसी भी मौजूद थी, उधर पुलिस भी मौजूद थी, सिक्योरिटी भी वज़ीर आज़म की थी, इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे और कारकुन नहीं बुलाए गए बल्कि अहदेदारान बुलाए गए। इसके बावजूद थोड़ी बहुत जो उन्होंने बोर्ड को इज्जत दो के नारे भी लगाए जब सिक्योरिटी उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही थी। तो ये बड़े इश्यूज़ आने वाले दिनों में मज़ीद भी सामने आ सकते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर के होते हुए इस तरह के इंतज़ामात करने पड़ते हैं तो फिर जब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो ये एक बड़ा मसला हो जाएगा इन हालात में हुकूमत में जाना, इलेक्शन में जाना, क्योंकि लोग जो है वो महंगाई के हाथों बड़े परेशान हुए पड़े हैं। खैर, उधर जो वज़ीर आज़म ने दौरा किया ये बड़ा ज़रूरी है। देखें, इलेक्शन से पहले उनको कोशिश करनी चाहिए एक आध बार फिर से फैसलाबाद का चक्कर लग जाए। मरीम नवाज़ चीफ ऑर्गेनाइज़र, उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि बार बार फैसलाबाद और दूसरे शहरों में आएँ। देखिए, इलेक्शन का माहौल बनाना पड़ता है। अपने कारकुनान जो जितने भी PMLN के पास मौजूद है, ये हमेशा से फैसलाबाद 2018 में थोड़ी सीटें इन्हें कम मिली, अदरवाइज़ हमेशा फैसलाबाद से जीतते रहे हैं। मुशर्रफ मार्शल में भी इधर अच्छी खासी सीटें निकली हैं, तो ये उनका बेसिकली किला कहलाता था। तो इसमें शिगाफ डाली जो है वो PTI ने, तो वापस उसको फिल करने के हवाले से इकदाम करने की ज़रूरत है। तो मुसलसल ऐसे इकदाम किए जाएँ जिसमें कारकुनान को ओबलाइज किया जाए, नवाजा जाए। जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इनके पास हैं, फेडरल के पास देखें ये फेस्को टाइप जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें अगर कारकुनान को नवाज दिया जाता है या उनकी जो पेनिट्रेशन की जाती है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तो ये सूरत हाल है कि कारकुनान की कोई बात नहीं सुनी जा रही। जी अब्दुल रहमान साहब, हमारे साथ एक कॉलर भी है, कॉल ले लेते हैं साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी, मियां ताहिर एडवोकेट फैसलाबाद शहर से ग्रीन टाउन से बात कर रहा हूँ। जी मैं ये पूछना चाहता था कि जो आप कल गवर्नमेंट ने सत्याना रोड को इफ्तिताह किया है, क्या वो जो सिंधी बटिया मोटरवे उसके साथ अटैच होगा या सिर्फ शहर तक किया जाएगा वो? जी बहुत शुक्रिया मियां साहब कॉल करने के लिए। क्यों गुल साहब, अटैच होगा या नहीं? जी, ये जो M3 मोटरवे है ना, ऑलरेडी उसके साथ अटैच किया जाएगा। देखिए, ये एक बड़ा मंसूबा था, मेगा प्रोजेक्ट, जिसकी मैं वजाहत करता हूँ कि 10 अरब रुपये जिसका ऐलान किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। इसमें 2 रोया रोड जो बन रही है सियाना रोड पर, उसकी रिहेबिलिटेशन होगी। इसमें इसके अलावा जो सर्कुलर यहाँ पर बाईपास है उसकी तमीर होगी। फिर इसके अलावा इंटरचेंज बनाया जाएगा जहाँ पर ये M3 को कनेक्ट करेगा। ये समझ लें कि सत्याना रोड में 26 अड्डा एक स्टॉप है किकर अड्डा के पास ना, तो ये वहाँ पर उसके करीब जो है वो बनाने जा रहे हैं, जिसमें ये किकर अड्डा, छजवाल या उसके अलावा झैल गुजरा के 14 चक या तांदलिया वाला या उधर से उस इलाके के जो लोग होंगे उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि वो यहाँ से, अगर यहाँ से फैसलाबाद से लोग जाएंगे, ये सत्याना से थोड़ी आगे करके जगह बनेगी तो वहाँ से भी वो मोटरवे के ज़रिए चढ़ सकेंगे। इसी तरह से जो उधर दूसरी साइड है वहाँ के लोगों के लिए तो बहुत आसानी होगी ना, सत्याना के तो बिल्कुल आसपास के जितने भी देहात हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये वहाँ पर अंडरपास बनाए जाने का प्लान बनाया जा रहा है कि जहाँ पर
लोगों के लिए भी आसानी हो जाए और वहाँ पर नेचुरली जो अंडरपास के हवाले से जगह भी मौजूद है, वहाँ पर कोई मसला भी नहीं होगा M3 के हवाले से, और उसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी पहले से ली जा चुकी है, फेडरल की जानिब से मंजूरी दी जा चुकी है। तो अब उस पर काम शुरू होना है और ये तवक्को है कि जैसे इमरान असलम एक्सप्लेन कर रहे थे कि यहाँ पर NHA की जानिब से उम्मीद है कि ये एमरजेंसी बुनियादों पर काम किया जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में इनके सब कुछ इन्होंने प्लान करना है ताकि एक बार काम शुरू हो जाए फिर उसको रोका नहीं जाएगा। फिर निगरान हुकूमत 3 महीने में आएगी, फिर उसके बाद जो नई भी हुकूमत आएगी तो तब तक जो है वो काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। इसलिए बाकी करना फिर मजबूरी होगी उनकी। तो इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। अब्दुर्रहमान, ये जो प्रोजेक्ट्स अब आने जा रहे हैं, इससे आने वाले इलेक्शंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मुस्लिम लीग नून के लिए? हनान, मुस्लिम लीग नून की वजह शोहरत ही इस तरह के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है। ये जब 2008 से 18 में लगातार शहबाज शरीफ की पंजाब में गवर्नमेंट रही है, वहाँ पर देखें लैपटॉप की तकसीम हुई, वहाँ पर जो है शहर में फैसलाबाद में 2 अंडरपासेस 3 बल्कि बनाए गए, एक्सप्रेस वे बनाई गई, तो काफ़ी हद तक ट्रैफिक के मसले हल हो गए। देखें लाहौर कराची की निस्बत फैसलाबाद में ट्रैफिक इशूज़ कम होते हैं। कराची में तो इवन जब ट्रैफिक कहीं कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला बनता है ना, तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे बीत जाते हैं। लाहौर में घंटा 2 घंटा कहीं नहीं गया होता। फैसलाबाद में बहुत कम होता है कि कोई एहतजाज की वजह से हो तो हो, वैसे ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती। उसकी वजह ही ये प्लानिंग है जो की गई है कि यहाँ पर कहीं से भी कोई देखें अंडरपासेस फ्लाईओवर की मदद से ट्रैफिक जो है वो मेन रोड्स पर उसका बहाव चलता ही जाता है और जब तक कोई बड़ी रुकावट ना सामने आए वो रुकती नहीं है। तो ये एक बड़ी बात होती है। फैसलाबाद में ये भी दावा नून लीग की जानिब से किया जाता है कि यहाँ पर जैसे समुद्री रोड देख लेना, इस पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। आप अगर समुद्री से वहाँ पर सफ़र करते हैं तो डायरेक्ट मोटरवे तक रास्ते में कहीं रुकना नहीं पड़ता। तो ये इसी तरह से सत्याना रोड और दूसरे रोड्स बनाना चाहते हैं। सत्याना रोड का जो फ्लाईओवर का प्लान यही है कि ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स आपको ना पड़े और वो अंडरपास वाला उधर से आ जाए और फ्लाईओवर वाला उधर से चला जाए, रास्ते में कहीं कोई रुकावट ना बने। तो ये नून लीग की वजह शोहरत यही है। तो ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए हैं, इसमें समझे कि पूरा सत्याना या तांदलियावाला के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी आसानी है। इससे पहले जो इंटरचेंज दिया गया था तांदलियावाला और समुद्री के दरमियान, उससे एक जो है वो मखसूस उधर की साइड का जो है वो लोग उनके लिए बड़ी आसानी थी समुद्री और तांदलियावाला की। ये सत्याना और तांदलियावाला के लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा देहात पाए जाते हैं। कोई ये समझ लें कि 200-250 देहात होंगे जिनके लिए ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट्स होगा, जिनकी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी, जो यहाँ पर कॉलोनीज़ काट सकेंगे या जो मार्केट है वो 26 अड्डे के करीब कीकर अड्डे के करीब बन सकेगी। मेरा तो वो इलाका है इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ वहाँ पर। तो ये इसका बहुत बड़ा जो है वो असर पड़ेगा उन इलाके के लोगों को। ये उनका बड़ा देरीना मुतालबा था। ये जब से M3 बनी थी तब से वो लोग डिमांड कर रहे थे। PTI ने उन्हें मुसलसल लटकाए रखा। उस्मान बुज़दार ने, आदिल परवेज़ गुज्जर कई दफ़ा जाके मिला था, कागज़ों में मंजूरी हो जाती थी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती थी। ये 4 साल ऐसे ही रहा। हर बंदा अपना अपना नोटिफिकेशन लहराता रहा है कि हमें मंजूरी मिल गई है, लेकिन बुज़दार गवर्नमेंट ने जो बस वो मंजूरी दिए रखी, अमलन काम नहीं हुआ। तो ये अब इस पर अमलन काम होगा। तो ये इलाके के लोगों के लिए बहरहाल बहुत बड़ी बात होगी। फिर इसी तरह से जो दीगर जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं या जो रिफंड्स के हवाले से ऐलानात किए जा रहे हैं, तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि ये इलेक्शन से पहले पहले इन पर काम शुरू हो जाएगा। तो ये नून लीग के जो वोटर्स हैं उनके दिल राम हो सकेंगे इससे ना। लेकिन नून लीग अगर अपना वोट बैंक उसको ही इकट्ठा कर लेती है तो ये उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि 2018 में उनके लिए ये बड़ा मसला रहा है कि मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज जो उनके समझ लें कि क्राउड पुलर हैं, वो दोनों ही जेल में थे, वो कंपेन नहीं चला सके। मियां शहबाज शरीफ अकेले कंपेन चला रहे थे, उसकी वजह से वो पार्टी दूसरे नंबर पर आई और पंजाब में फिर भी उन्होंने ज़्यादा वोट लिए थे। तो अभी तो मियां नवाज शरीफ उम्मीद है कि इलेक्शन में इधर होंगे, कंपेन चला सकेंगे। मरीम नवाज भी जो उनकी चीफ ऑर्गेनाइज़र पार्टी की बनाई गई हैं, वापस आ गई हैं वतन में, वो भी कंपेन चलाएंगी। तो इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा। जो उनका नाराज़ वोटर है वो घरों से निकलेगा। दूसरी जानब जो PTI पर कड़ा वक्त आया हुआ है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो ये अच्छा खासा हनान फ़र्क पड़ेगा। अगर इलेक्शन हो जाते हैं अक्टूबर नवंबर में
तो उसमें पंजाब से मुस्लिम लीग नून का जीतना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फेडरल में देखें क्या बनता है, लेकिन पंजाब में नून लीग जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत होगी और उसके पीछे ये इनके जो मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे, जो लोग देखें 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बैड गवर्नेंस थी, महंगाई के मसले थे, दीगर मसले थे अपनी जगह, तो ये नौजवान लैपटॉप्स भी उनको दिए जाते रहे, तो ये बड़े मसले थे। बहरहाल ये लोगों को शहबाज शरीफ से अच्छी उम्मीदें तो हैं, लेकिन देखना तो ये है ना कि आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो अब किस तरफ जाती है। तो इमरान असलम, मुझे ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो अभी जैसे कि अभी जुलाई जा रहा है, तो ये जून 2024 तक जो है इसका टारगेट होता है कि जनाब जो रवाम माली साल और जो आने वाला माली साल है उससे कबल जो इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का वक्त होता है या तकरीबन जो 1 साल का वक्त होता है, जिसमें जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसको मुकम्मल करना होता है, क्योंकि इसकी जो मेन स्ट्रीम पैकेज जो होते हैं, जैसे CM पैकेज ले लें या PM पैकेज ले लें या फेडरल के मनसूबे ले लें, SAP 1, 4, 3 जितने भी हैं, उसको जो है वो हंगामी बुनियादों पर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू जितनी भी छोटी स्कीमें हैं पार्लियामेंटेरियंस की उसकी निस्बत। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी एज़ कम्पेयर टू हाईवे पंजाब वो जल्द इस स्कीम पर जो है वो काम मुकम्मल करेगी। और अभी जो लैंड एक्विजिशन की जानब से उन्होंने उसी वक्त जब जैसी मंजूरी उसी वक्त फ्लैट लिख दिया। अभी ज़मीन की खरीदारी के जो मराहल हैं वो किए जा रहे हैं और होप्स जो है इलेक्शन से जो कबल है ये इस तरह की जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दे जाएँ, क्योंकि फैसलाबाद में जो डेवलपमेंट है वो बुनियादी ज़रूरियत है। और इसके साथ ही जो मतलब सारा स्नैरियो तो जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना है। अभी देख लें जो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें हैं वो भी वफाक की तर्ज की होगी है पंजाब की, तो वो भी उनकी जानब से बड़ा एक जो है वो पॉजिटिव सा साइन दिया गया है। पहले बेसिक पे इंक्रीमेंट लगा था, अब रनिंग बेस पे है। तो इस तरह पेंशन्स के भी मसाइल है वो भी। तो पब्लिक और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेके जो है वो गवर्नमेंट की जानब से इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर ही जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में वफाकी तर्ज का इजाफा किया है। तो और इसी तरह जो है ये जो मंसूबे भी हैं ये वफाक की जानब से ही जो इसी ADP बुक में डाला गया है। तो फैसलाबाद जो बाईपास रिंग रोड है जो 6.5 अरब की स्कीम थी जो पिछली गवर्नमेंट में शुरू की गई थी, उस स्कीम को भी इसी जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और इलेक्शन के बाद जो स्कीम का प्रॉपरली होगा कि जनाब इस स्कीम की जितनी भी है यूटिलाइजेशन रेशो है जो फंड्स की वो यकीनी बनाई जाएगी। इसी तरह जो है वो बड़े बड़े रोड्स हैं उस हवाले से भी जो है वो काम जारी है। फ्लाईओवर्स ले लें, इसी तरह अंडरपासेस ले लें और यहाँ पर IT यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से भी जो है वो तजावीज़ ज़ेरे गौर लाई जा रही है कि फैसलाबाद में एक IT यूनिवर्सिटी बनाई जाए जहाँ पर बच्चों को जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बुनियादी ज़रूरत है जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो IT का निसार बड़ा आपको पता ज़रूरी है कि इंडिया IT से हमसे आगे है। और अभी इस्लामाबाद में IT सेक्टर को जो है तरजीह दी जाती है। अभी लाहौर और फैसलाबाद में IT के हवाले से जो है वो इक़दाम किए जाएंगे। होप्स हो कि फैसलाबाद में IT यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी दी जाए ताकि यहाँ पर भी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं वो नित नई इजादात के हवाले से जो है इस्तेफादा हासिल कर सकें। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी तो है, ज़ाहिर इंडस्ट्री सिटी है, स्टूडेंट सीखते हैं नित नई जितनी भी उनकी जो है वो एम्ब्रॉयडरी ले लें और डिफरेंट कोर्सेज ले लें फ़नी सलाहियतों से, उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लेकिन IT की जो बुनियादी ज़रूरत है फैसलाबाद में बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर एक एक्विजिशन की जाए। और इसी तरह जो है वो फैसलाबाद के जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप बिस्प ले लें, इसको भी जो है वो भी इंक्रीमेंट लगाया गया है वफाकी वज़ीर की जानब से जो बिस्प को देख रही हैं शाज़िया मरी। और इसी तरह जो है वो जेलों में जो कैदी हैं उनकी फ़नी की हवाले से भी टैप्टा की जानब से स्कीमें लाई जा रही हैं। सोशल वेलफेयर की सनत ज़ार की स्कीमें भी लाई जा रही हैं। मकसद ये कि फैसलाबाद यहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वहाँ पर जो आम शहरी है उसकी भी ज़हनी डेवलपमेंट के हवाले से इक़दाम किए जा सकें। और जैसा कि लैपटॉप्स की बात हो रही थी तो ज़ाहिर है एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं लैपटॉप स्कीम से। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें स्टूडेंट्स को इनकरेज मिलता है वो इस तरफ आएँ और इसी तरह जो है वो कुछ ऐसे रोज़गार के मौके पैदा करने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, फ्रीलांसिंग के पैदा करने चाहिए जिससे वो एक इंडिपेंडेंट जो ज़िंदगी गुजार सकें। और मैं समझता हूँ कि अभी 4-5 साल से कुछ इस तरह हवाले से भर्तियाँ ना हो सकी जिसकी वजह से एक डिपार्टमेंट में जो है अगर 35 का अमला है तो 70 आदमियों का उनसे काम लिया जाता है। ये है कि अगर उनसे पाबंदी हटा ली जाए, नई जो है वो भर्तियाँ की जाएँ
ताकि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार हैं, डिग्री हाथ में लिए प्राइवेट जॉब्स के लिए जा रहे हैं, उनको कम से कम गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो नौकरियां मिल सके। तो ये एक बुनियादी ज़रूरत है, जिसके बाद डेवलपमेंट में तो ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आम आदमी के हवाले से भी जो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए, इकदाम करने चाहिए, ताकि पाकिस्तान, आप देख लेंगे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस तरह पॉवर्टी रेशियो भी बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान्स होते हैं, दुनिया भर में प्लान्स किए जाते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली आपने रेवेन्यू किस तरह देना है, उसके अकॉर्डिंगली क्रेडिट डेबिट तमाम जो चीज़ें हैं उसको मद्देनजर रखा जाता है। तो पाकिस्तान की यूथ को जो है वो रोजगार की तरफ आना चाहिए, जैसा कि ई रोजगार प्रोग्राम शुरू किया गया था, अभी लोन के हवाले से स्कीमें थी। बिल्कुल, ई रोजगार के हवाले से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्दुर्रहमान गुजर हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अब्दुर्रहमान, टिकट्स के हवाले से क्या लगता है आने वाले दिनों के अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर शेर अली ग्रुप और राना सनाउल्लाह ग्रुप, इनमें काफ़ी खींचातानी होगी, क्या देखते हैं आप? हनान, देखिए, इलेक्शन अगर अक्टूबर नवंबर में हुए तो टिकटों का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा अगस्त से सितंबर में। तो ये अब तो खैर इन दोनों ग्रुप्स में सुलह हो चुकी है। अब शेर अली और राना सनाउल्लाह खान अक्सर एक ही जो है वो पेज पर नजर आते हैं, चाहे कोई जलसा हो कुछ भी हो। गुज़श्ता रोज़ भी ताहिर जमील उधर ही थे। तो इसी तरह से पहले जब अवध शेर अली का इलेक्शन हुआ या उसके अलावा जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उनमें वो एक पेज पर नजर आ रहे हैं बज़ाहिर। तो इसलिए कोई लग नहीं रहा कि उनके को आपस के जो पुरानी लड़ाइयों की तरह इस बार भी कोई रोला होगा। लेकिन बहरहाल शेर अली ग्रुप के कुछ लोग हैं मैदान में, जिसमें कुछ मजबूत लोग भी हैं, मलिक अशरफ भी है आपके हल्के से, इसी तरह से ख्वाजा रिजवान है, या यहाँ पर कालू साहब हैं, शराज कालू। तो ये मजबूत लोग हैं, ये भी सामने होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो नए भी मुतारफ़ करवाए जाएंगे। पुराने लोग जो हार गए थे या काफ़ी अरसे से पार्टी पर जो है वो उस तरह से अपना अक्स नहीं छोड़ पा रहे जैसे वो पहले थे, तो कुछ नए लोग इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। उसमें इनमें से भी कोई हो सकता है, क्योंकि ये भी बड़े अपने अपने इलाके में मजबूत लोग हैं, वोट इनके है। तो अगर ये चोरी शेर अली ज़्यादा इनकी फ़ाइट करेंगे तो किसी ना किसी का चांस लग सकता है। लेकिन ज़्यादातर टिकट जो है वो राना सनाउल्लाह खान ग्रुप से ही जाएंगे, क्योंकि असल में हुआ ये है कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे राना सनाउल्लाह खान ग्रुप के साथ अटैच हो गए हैं, जो पहले माजी में शेर अली ग्रुप के साथ भी थे, क्योंकि उन्हें नज़र आता है कि उधर से उन्हें इक़्तिदार में ज़्यादा जो है वो शेयर मिलता है। तो इस बार जो है वो काफ़ी नए टिकट्स पुराने टिकट्स मिला के ये भी देखा जाएगा कि अगर मियां नवाज शरीफ टिकट तकसीम करते हैं फिर शायद वो पुराने लोगों को जो है वो ज़्यादा अप्लाइज करें। अगर मियां शहबाज शरीफ करते हैं तो वो ज़्यादा सर्वेस करवाते हैं कि जो लोग जीत सकते हैं वो सिर्फ उन्हीं को टिकट देते हैं, उनके लिए कारकुनान या दूसरे लोग उस तरह से मैटर नहीं करते, वो जीतने वाले को टिकट देते हैं। फिर जो लोग पीटीआई छोड़कर जो शामिल हुए थे, राजा रियाज या नवाब शरीफ सीट जिनके साथ वादा भी किया हुआ है, वो लोग इधर होंगे। फिर इसके अलावा जो कुछ नए लोग शामिल होना चाहते हैं उस हवाले से भी बड़ा मैटर होगा कि उन्हें एडजस्ट करना है, क्या करना है, क्योंकि अगर वो उन्हें नून लीग एडजस्ट नहीं करेगी तो फिर वो इस्तेकाम पार्टी में चले जाएंगे, पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे और बड़ा मसला बनेगा। तो ये टिकट की तकसीम बड़ी सोच समझ के की जाएगी इस बार। बिल्कुल ठीक कहा। इमरान असलम, क्या देखते हैं आने वाले दिनों में सियासी सूरत-ए-हाल कैसी होगी शहर फैसलाबाद? ये जाहिर है डेवलपमेंट से जुड़ी होती हैं जितनी भी पाकिस्तान की जो सियासत है, और आप ग्रास रूट लेवल से लेके अपर लेवल तक आएँ तो सियासी सूरत-ए-हाल जो है वो आम जितना भी आदमी है उसकी जो है वो डेवलपमेंट से जुड़ी होती है। अगर हम एक देहात की बात करें तो वहाँ पे पीसीसी और रोड साइड ड्रेन के हवाले से अपने अपने एमपीएस को अप्रोच किया जाता है कि इन स्कीमों पर जो है काम शुरू करें, तभी जो हम आपके साथ जो है वो चल सकेंगे, वोट दे सकेंगे। इसी तरह आप शहरों में देख लें, क्योंकि फैसलाबाद की एक जो है वो जहत रही है, एक फैसलाबाद समेत पूरे पाकिस्तान की एक जहत रही है कि जहाँ जहाँ पर डेवलपमेंट सेक्टर के हवाले से सियासी कायदीन की जानब से वादे किए जाते हैं और उन वादों पे जो है वो वोट लिया जाता है हमेशा से अदल से, और बाज़ जहाँ जो है वो काम करवाए जाते हैं जिससे वो अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है उसका मोराल है वो बुलंद करते हैं कि जी हमने ये मंसूबे लेके आए हैं, हमने ये मंसूबा शुरू किया। डेफिनेटली उसका क्रेडिट जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को जाता है। अगर फैसलाबाद में अंडरपासेस बने हैं या फ्लाईओवर्स बने हैं तो डेफिनेटली उसका जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाता है। इसी तरह दीगर जितने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कुछ इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं तो उन्हीं को जाता है। तो पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो डेवलपमेंट से जो है वो चोली दामन का साथ है इनका। तो
इसी तरह किसी भी सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से पॉलिटिकल कैरियर को, पॉलिटिकल सिचुएशन को ले लें तो जो आम जो लीडर है, आप देख लें कि खान साहब जब आए थे उनकी जानब से भी एक इनिशिएटिव लिया गया था कि मैं रोज़गार फ्राहम करूंगा, ये जो चीज़ें हैं। तो इसी तरह नवाज शरीफ को ले लें और बड़े बड़े जितने भी आप देख लें, शहबाज शरीफ को ले लें, अब लैपटॉप स्कीम है, ये भी एक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट्स आप ग्रास रूट लेवल ले लें या कोई भी मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की ले लें, तो पाकिस्तान की सियासत का नज़ारा डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। जहाँ भी डेवलपमेंट नहीं होगी तो वहाँ बोलेंगे जनाब कि नेक्स्ट टाइम तो हम आपको वोट नहीं देंगे कि हमारे इलाके में ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए, आना भी चाहिए, पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो बुनियादी ज़रूरियत है। जैसा कि साफ़ पानी फैसलाबाद का बहुत बड़ा मसला है, सीवरेज के मसाइल बहुत बड़ा मसला है, इसी तरह जो है वो रोड सेक्टर को बड़ा मसला है, और इसी तरह जो देहातों की आबादी हैं, ज़राअत का बड़ा मसला है, स्पेशली किसानों को लेके बात करें तो इस तरह कुछ रिलीफ पैकेजेस देने चाहिए आम आदमी को, आम आवाम को, ताकि उस हवाले से एक तो जो आम शहरी है उसका सियासतदानों पर जो है एतमाद बहाल हो सके, और दूसरा जो है वो जो भी किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखने वाला जो लीडर है वो उन आदमी के मसाइल को जो है वो ऐवान आला तक पहुँचा सके, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में अपने हल्के की आवाम के मसाइल को सामने रखे। और यही मैं समझता हूँ कि एक अच्छे लीडर की निशानी है कि जो डेवलपमेंट को लेके, आम आदमी के मसाइल को लेके जो है वो उजागर करता है, हाईलाइट करता है, जिससे फैसलाबाद सिटी के मसाइल जो है बहुत हद तक कम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। अब्दुर्रहमान, लास्ट पे कंक्लूजन करें कि आने वाले दिनों के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं, फैसलाबाद किसका किला बनेगा? अगर तो इलेक्शन इसी वर्ष में हो जाते हैं जहां पर पीटीआई को तैयारी का भी मौका नहीं मिलेगा तो नून लीग जीतने की पोजीशन में नजर आती है, लेकिन अगर तखीर का शिकार होते हैं तो फिर देखिए मुखालफिन को भी संभलने का मौका मिल जाता है। अभी उन पर गहरी चोट है 9 मई के वाक़े की, तो यहाँ पर संभलने का मौका दिए बगैर अगर हुकूमत इलेक्शन में चली जाती है जीत जाएगी, लेकिन अगर उन्हें संभलने का मौका मिलता है और उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा राहु रस्म बेहतर हो जाती है तो फिर शायद ये मौका जो है वो दोबारा से अच्छा ना आए। तो इसी वर्ष अगर इलेक्शन होते हैं तो नून लीग फैसलाबाद और पंजाब में जीतने की पोजीशन में, मरकज़ में कोalition बनेगी, पीपल्स पार्टी के साथ JUI, वगैरह के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जा सकती है। तो ये इस वर्ष जो है वो एक सुनहरी मौका होगा जो PDM जमातों के पास है। बिल्कुल, यानी आपके कहने का मकसद है कि अगर इलेक्शंस ये वाले इसी साल हो जाते हैं तो ये मुस्लिम लीग नून की फेवर में जाएंगे। एग्जैक्टली, पंजाब में फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की फेवर में जाएंगे, मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान या इसके अलावा जो बाप पार्टी जो इनके इत्तेहादी हैं उनकी फेवर में जाएंगे। तो ये समझ लें कि एंटी PTI जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनकी फेवर में जाएंगे, जितनी भी जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए उसकी वजूहत है कि एक तो उनके पास उम्मीदवार सारे के सारे उनके बाकी हुए हैं जितने भी है, कुछ बाहर बैठे हुए हैं, अगर कोई सोशल मीडिया पे नज़र आता है तो वो लाजमी बाहर होगा। जो यहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद है ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, सारे के सारे जो है वो अंडरटेकिंग दे के जो है वो जा चुके हैं या बाहर बैठे हुए हैं तो वो जमातें छोड़ चुके हैं और दूसरी जमातों में जा चुके हैं। देखिए इलेक्शन जो है वो सिर्फ महज अपनी मकबूलियत में नहीं जीता जा सकता, बल्कि उसके लिए तगड़े उम्मीदवार भी चाहिए होते हैं जो वोटर्स को इकट्ठा करके जो है वो पोलिंग स्टेशन तक ले जा सकते हैं। तो इस काम में नून लीग पंजाब में उन्होंने 1980 की दहाई से इलेक्शन लड़ने शुरू किए हुए हैं, तो तकरीबन 40 वर्ष बीत गए हैं जिसमें 5-7 इलेक्शंस उन्होंने लड़े हैं। रास्ते में बल्दियात भी आए, कौमी असम्बली के या सूबाई के भी आए, तो वो बड़े एक्सपर्ट्स हैं इलेक्शन डे वाले दिन को मैनेज करने के हवाले से। नून लीग का कोई भी कंपटीशन नहीं है, जब भी उन्हें हराया गया कहीं ना कहीं कोई साजिश की गई या कोई प्लान करके जो है उन्हें हराया गया, मेरिट पे उन्हें हराना काफ़ी मुश्किल है। तो इस बार भी अगर इलेक्शन यहाँ पर हो जाते हैं अभी टाइमली तो उसमें उन्हें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखें वोटर्स महंगाई सब कुछ ये अपनी जगह पे मैटर करता है, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो वो उनका जो वोट बैंक है वो काफ़ी हद तक एक्टिव होगा। और फिर जब मुखालफिन को इस तरह से खुले मौके नहीं मिलते इलेक्शन लड़ने के तो फिर ज़्यादा आसान हो जाता है कि अपने तगड़े उम्मीदवार मैदान में उतार कर उनकी सपोर्ट करके सीटें बनाना। तो इस वक्त बाज़ाहर जो सूरत हाल चल रही है वो नून लीग की फेवर में है, PDM की फेवर में। यही वजह है कि आप देखें इलेक्शन सर पे है, इसके बावजूद बिजली महंगी की जा रही है, इसके बावजूद सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि उनकी मकबूलियत तो जो डैमेज हुई है लेकिन उनके जो पाए की मकबूलियत अभी किसी के पास मौजूद नहीं है। देखिए पंजाब में भी पीपल्स पार्टी उस पोजीशन में नहीं है, IPP बनाई गई है जहां पर PTI के साबिकीन गए हैं, तो वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि अपने सर पर जहांगीर तरीन जो है वो जीत सकें, क्योंकि वो भी नाहल बैठे हुए हैं, वो तो कामयाब नहीं हो सकते।
तो फिर किसके दम पर जो है वो कामयाब होंगे, जबकि अब दूसरी ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और सेकंड हाफ के अंदर हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले आपको आज के भाव के हवाले से बताया जाए, क्योंकि एक आम आदमी जो कि घर पे बैठा हमारा चैनल देख रहा होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि सेकंड सेगमेंट के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में जानना चाहता है, हम उस तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है उन तक पहुंचाते हैं। तो आज रेट्स क्या होंगे, मार्केट कमेटी का क्या कहना है, देखते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव में। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी का क्या कहना है, रेट्स क्या होंगे आज? आज बिल्कुल मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज सोमवार की रेट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। जो है वो गर्मी मौसम में गर्मा में आई हुई है। अगर बात करें सब्जियों में तो मामूली सी जो है फर्क के बाद ज़्यादातर मुस्तहकम दिखाई देते हैं, जबकि फलों में जो मौसमी फल निकलता जा रहा है उसकी कीमत जो है वो काफ़ी हद तक तेज़ होती दिखाई दे रही है। आलू 2 रुपये सस्ता हुआ 74 से 72 रुपये किलो, टमाटर 6 रुपये सस्ते हुए 110 से 104 रुपये किलो, सब्ज मिर्च 5 रुपये महंगी हुई है 95 से 100 रुपये किलो, गाजर 5 रुपये महंगी हुई है 85 से 90 रुपये किलो, फूल गोभी 175 रुपये है, टिंडे 125 रुपये हैं, करेला 85 रुपये किलो है, बैंगन 110 है, मटर सब्ज 290 हैं, भिंडी तोरी 130 रुपये किलो पे बरकरार है, अदरक थाईलैंड 890 है, लहसुन चाइना 340 है, लीमू देसी 170 है, खीरे 75 रुपये किलो पे बरकरार है, सेब गाचा 15 रुपये सस्ता हुआ है 200 से 185 रुपये किलो पे पहुंच गया है, केला 150 रुपये किलो पे बरकरार है दर्जन पे, नाशपाती 145 है, गरमा 45 रुपये महंगा हुआ है 75 से 120 हो गया है, जामुन 30 रुपये महंगे हुए 140 से 170, अंगूर गोला 20 रुपये महंगे हुए 160 से 180, खुबानी 20 रुपये महंगी हुई है 180 रुपये से 200 रुपये किलो पे जा चुकी है, आम अनवरटोल 170 है, आम फजरी 75 है, आम चौंसा 140 रुपये किलो पे बरकरार है। कीमतों के अंदर फ्लक्चुएशन है, लेकिन अगर देखें तो इस हफ्ते के आगाज़ के अंदर ही फल महंगे होते दिखाई दे रहे हैं। सब्जियां अभी हफ्ते के आगाज़ का पहला दिन है तो बेहतर नज़र आ रही हैं, जबकि सस्ता प्रोटीन ब्रायलर मुर्गी गोश्त मुसलसल नीचे आने का सिलसिला जारी है, जबकि अंडे महंगे होने का सिलसिला मुसलसल जारी है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल से आगाह करते हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद के अंदर रियल स्टेट के बिजनेस के हवाले से आज हम ख़ास तौर पे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अब दौर वो नहीं रहा कि बस एक प्लॉट ले लिया या कोई जगह ले ली, प्रॉपर्टी लेके आगे सेल परचेज कर दी और कुछ लोग प्रॉफिट मार्जिन के लिए ये करते थे, बल्कि ये एक ज़िंदगी का अहम जुज़ भी बनता चला जा रहा है। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करे। तो इम्प्रूव करने के लिए जहाँ पे वो रह रहा होता है वहाँ पे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए होता है और रहने के तर्ज़ ज़िंदगी को गुजारने के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें जो वहाँ पे मौजूद होती हैं, वहाँ पे जो उनको चाहिए होती हैं, उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत से कमाई करते हैं, कमाई करके बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सारी जगहों पे लगाते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो आज ख़ास तौर पे फैसलाबाद की रियल स्टेट जो मार्केट है उसके हवाले से और पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इस गुफ्तगू को करने के लिए आज हमारे साथ बहुत प्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी मौजूद होंगी जो कि इंडियाना यूनिवर्सिटी अमेरिका से ख़ास तौर पर पढ़ के आए हैं और जी गार्डन का आपने नाम सुना होगा, फैसलाबाद में बहुत पॉपुलर हैं। इनके वालिद साहब जो तौफीक साहब हैं उसके CEO हैं और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इनका कई दहाइयों से रियल स्टेट के बिजनेस के अंदर नाम जो है वो चलता चला आ रहा है। मेरी मुराद रज़ा तौफीक साहब से है। रज़ा तौफीक साहब के हवाले से मैं मज़ीद भी आपको बताना चाहूँगा कि जितने चार्मिंग ये देखने में हैं उतने इनोवेटिव भी हैं, क्योंकि इनोवेशन जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब बात आती है इनोवेशन रियल स्टेट के बिजनेस के अंदर तो वो एक नई तर्ज का आपको पाकिस्तान जो है वो देखने को मिलेगा। उसके पीछे सोच क्या होती है, उस सोच को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि सोचते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना तो बहुत सारे लोग लर्ज जाते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत दरकार होती है और एक विजन चाहिए होता है और वो विजन बहुत कम लोगों में होता है। तो रज़ा तौफीक साहब एक ऐसे बिजनेसमैन भी है, यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो कि एक इनोवेशन के साथ इस मार्केट के अंदर आए और सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन तो लाएंगे लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि फैमिली बिजनेस की जब बात आती है ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने बड़ों से भी सीखने को मिलती हैं। तो वेलकम करते हैं जी रज़ा तौफीक साहब आपको शो के अंदर।
बड़ी खुशी हुई आपको देख के। ट्रैवलिंग का भी आपको शौक है और ट्रैवलिंग के साथ साथ आप रियल स्टेट के बिजनेस में इनोवेशन भी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेके आएंगे। क्या कहेंगे, कहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान की मार्केट को, फैसलाबाद की मार्केट को, रियल स्टेट की मार्केट को आने वाले दिनों के अंदर किधर जाती नजर आ रही है आपको? देखिए अदनान, फिलहाल तो पाकिस्तान की ही कम्प्लीटली जितनी भी रियल एस्टेट की मार्केट है, इट्स ऑन अ वेरी एक्साइटिंग टर्न। सारे डेवलपर्स दे ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट, ब्रिंग न्यू आइडियाज टू द मार्केट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ गुड कंपटीशन। और कंपटीशन क्योंकि बहुत अच्छा है हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता नई से नई चीज़ें लेके आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और ये बहुत एक्साइटिंग पॉइंट है। अच्छा, क्या कहेंगे, बहुत सारे यंग जनरेशन मतलब यूथ की अगर मैं स्पेशली बात करूं, हर तरफ एक दौर आया था कि कहा जा रहा था कि यार हर बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दे, अगर पैसे कमाने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। मेरे जैसा बंदा अगर कोई पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है रियल एस्टेट में या इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसके लिए क्या सजेशन देंगे, क्या कहेंगे कि किस तरह से, कितनी उसके पास इनकम होनी चाहिए, और अगर इनकम नहीं है तो क्या रियल एस्टेट में अपना नाम बनाया जा सकता है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूथ के लिए पहले तो मैं अगर बात करूं, यूथ को इसके अंदर डेफिनेटली इंटरेस्ट लेना चाहिए। जिस तरह हमारी इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रही है, और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री आपको पता है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और ग्रोथ आ रही है, इसके अंदर अब हमारा नेक्स्ट पिवटल पॉइंट वो होगा जो यूथ को यूटिलाइज कर लेगा। यूथ की इसके अंदर बहुत बड़ी डिमांड है। हम लोगों में अब रियल एस्टेट की इंडस्ट्री सिर्फ लैंड और बिल्डिंग्स बनाने के पास है, जिसको एक स्पेस बनाने का शौक है, जिसको कोई और इंसान अपना घर कह सके। अगर आपके अंदर ये जज्बा है और आप इतने पैशनेट हैं इसके बारे में, तो यूथ को डेफिनेटली उसकी तरफ जाना चाहिए। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमे होंगे और अमेरिका से आपकी तालीम है, आपने एक दौर देखा होगा कि जो पेपर मनी से प्लास्टिक मनी पे गया, प्लास्टिक मनी से फिर अब डिजिटल करेंसी के ऊपर दौर जो है वो चलना शुरू हो गया। रिसेंटली अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन के हवाले से भी आपको पता होगा कि कितना मार्केट में इन हो चुका है और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बिटकॉइन हो गया या दीगर उनकी जितनी भी करेंसीज होती हैं, व्हाट डू यू थिंक के आने वाले दिनों के अंदर ये क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी जो है इसके जरिए इन्वेस्टमेंट हो सकती है रियल एस्टेट में? क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक उस तरह से ये पॉपुलर नहीं हुई जैसे दूसरी कंट्रीज में है। व्हाट डू यू थिंक के आने वाले दिनों में ये हो सकता है? इज दैट पॉसिबल? क्रिप्टो करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत चेंज कर रही है और ट्रांसफॉर्म कर रही है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को। क्रिप्टो ने जिस तरह इट वाज अ रैपिड फायर, तो अगर हम रियल एस्टेट में इसकी बात करते हैं, आई थिंक कि रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी सारी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन कम पैसों में हम कह नहीं सकते उसे, करोड़ 2 करोड़ इज ईजी मनी, एंड इसके अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बहुत सारी होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी का रियल एस्टेट के अंदर कोई आने वाला है इन्वॉल्वमेंट, लेकिन इन द फ्यूचर आई डू सेंस इट। लेकिन इसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं दुबई के अंदर और यूएस के अंदर वर्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडिंग की, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी ये आएगा एंड सूनर और लेटर। लेकिन अभी हमारे दुबई अमेरिका में हो रहा है? जी हो रहा है। और वहां पे तायुन कैसे किया जाता है इस चीज का? क्योंकि विद इन अ सेकेंड्स प्राइस हाइक आती है, इसमें विद इन अ सेकेंड्स डाउन हो जाता है, तो इसको कैसे वो एनालाइज कैसे करते हैं कि यार हमारी रियल स्टेट जो प्रॉपर्टी है उसकी ये इस वक्त कीमत है, और बिटकॉइन या कोई दूसरी करेंसी जब उससे लेते हैं तो उसकी क्या सूरत हाल चल रही है? अच्छा, इसको डिफरेंटली वो लेके चल रहे हैं। अब इसमें मेरा इतना क्योंकि रिसर्च नहीं है, बट व्हाट आई हर्ड एंड व्हाट आई सीन इज कि जो रियल एस्टेट वो ऑनलाइन करके उसकी वर्चुअल रियल एस्टेट एस्टैब्लिश करके उसको एज एन एनएफटी वो फिर उसी इथेरियम पे ट्रेड करेंगे, बिटकॉइन पे ट्रेड करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट। करेंसी एंड द एनएफटी आर डिफरेंट, टू डिफरेंट लाइंस दैट गो इन पैरेलल्स, दे आर नॉट कनेक्टेड। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक के जैसे अब देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स इंटरनेट पे है और फ़ोन एक ऐसी चीज़, ऐसा गैजेट आ चुका है कि आप हर चीज़ बैठे बिठाए अपने मोबाइल पे खोल सकते हैं। अब तो लैपटॉप्स और कंप्यूटर का दौर भी चला गया। क्या कहेंगे, आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों के अंदर ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनाई जाएं या फिर ऐप्स ऐसे इंट्रोड्यूस करवाए जाएं जिससे आप अपनी रियल स्टेट के हवाले से, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी डेवलपमेंट या जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन वहाँ पे डालें, लोग वहीं से उसको चेक करके ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं? क्योंकि एक दौर था कि अगर किसी शख्स को प्लॉट किसी जगह पर चाहिए होता था, रिक्वायर्ड होता था, वहाँ पर जाके ढूंढना,
फिर वो जो ब्रोकर्स होते हैं उनको मिलना, उनको कहना हमें यहाँ पे कुछ ढूंढ के दें। लेकिन आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके फ़ोन में है तो बिजनेस ग्राहक के लिए भी इजी हो जाएगा और मालिक के लिए। क्या कहते हैं? डेफिनेटली इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब भी मैं कोई बात कहता हूँ, एंड आई प्रेफर टू यूज दिस टर्म, कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैप जो है वो बहुत बड़ा, एक बिजनेस और कंज्यूमर के दरमियान में इंफॉर्मेशन गैप बहुत बड़ा है। कंज्यूमर को पता नहीं है कि व्हाट इज द आइडियल थिंग ही वांट्स टू बाय। अब हम जब अपना बिजनेस करते हैं एज री डेवलपर्स, वी मेक श्योर के कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीट सारी चीज़ें, एक एक चीज़, अगर वो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री से वाकिफ नहीं भी है तो उसको कंप्लीट समझ आ जाए हमारे पास एक बार आके। एंड दिस इज हाउ एवरीथिंग शुड बी, एंड इट शुड बी डिजिटलाइज। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, डिजिटल इज द फ्यूचर फॉर एवरीथिंग। अगर हम डिजिटली टेक्नोलॉजी की बात करें, इसके अंदर अगर हम अपनी इंटीग्रेशन कर दें डिजिटल, और अपनी प्राइसेस जो सी हैं उसका ट्रैक रखें, कैसे इंक्रीज हो रही हैं, कैसे डिक्रीज हो रही हैं, कौन से एरिया में कितनी ट्रेडिंग हो रही है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए जो प्रॉपर्टी के ऊपर स्ट्रक्चर बनना है उसकी 3D मॉडल्स के लिए, उसके विजुअल्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी ग्रोथ आई जा रही है साथ साथ उसी इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल, आपको उसके विजुअल्स वहाँ पे मिल जाएंगे उस ऐप के अंदर, कौन कौन से प्लॉट्स वेकेंट हैं, अवेलेबल हैं, कौन से बिक चुके हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगी। और लोकेशन के हिसाब से प्राइसेस भी, मतलब जो आपने जाके बहस और तकरार वहाँ पे करनी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिल जाएगी। और विद इन अ सेकेंड्स मेरा ख्याल है कि आप डील डन करके ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो तो वो आपको फाइल जो है वो मिल जाती है। इससे काफ़ी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। तो अगर स्पेसिफिकली मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर आपने उसकी तरक्की देखनी होती है ना, तो वहाँ पे लैंड करते ही आपको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि यार ये कंट्री कितने पानी में है। तो रियल स्टेट की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, व्हाट यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसका कितना किरदार है? रियल एस्टेट की सारी इंडस्ट्री पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत क्रूशल रोल प्ले करेगी। रियल एस्टेट की आप लोकल इंडस्ट्रीज में, आप ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने लोकल बिजनेस को ही प्रमोट करना है। जब हम कोई भी कॉलोनी या कोई बिल्डिंग या कमर्शियल आउटलेट का सिटी अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं, किसी भी और सिटी में जाके हम नई अपनी डेवलपमेंट खोलते हैं, तो हम लोगों ने उधर के लोकल रीजन की प्रोजेक्शन देखनी होती है कि हाँ इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, यहाँ का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसको हम कैसे एज अ प्राइवेट बिजनेस ओनर डेवलप कर सकते हैं ताकि हमें ये बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे। हम हर लोकल इंडस्ट्री को जाके बूस्ट करते हैं। वहीं का बंदा लेबर के अंदर आता है, वहीं के बंदे मार्केटिंग के अंदर आते हैं, वहीं के बंदे कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ साथ बूस्ट कर रही है, उधर नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि रियल एस्टेट मैंने जैसे पहले कहा कि सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के बारे में नहीं है, ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ को डेवलप करती है। अगर मेरी एक अच्छी कॉलोनी में कहीं पे जाकर इस्टेब्लिश करता हूँ, जैसे मैं खुड़े वाले में काम कर रहा हूँ, एंड आई एम थिंकिंग कि मैं यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी खोलूँगा अच्छा, बिकॉज इट वुड बी एन अट्रैक्टिव पॉइंट। आई विल ओपन अप अ न्यू स्कूल, न्यू कॉलेज और different public utilities, and that would be the mind blowing part of the community कि ये यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट आ रही है सिर्फ एक बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस ओनर के आने से। ऑल्दो कि इसके अंदर प्रॉफिट डिसीजंस होते हैं, बट देन अगेन इट्स बेटर देन नथिंग। और पाकिस्तान के अंदर रीजनल एरियाज में अगर हम डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जाएं और इसी तरह प्राइवेट डेवलपर्स वहाँ पे जाकर डेवलपमेंट करें, तो एक इमेंस बूस्ट मिल सकता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। और अगर स्पेसिफिकली पिछले 5 सालों की बात करें, एक सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड एक किस्म का चला था कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए और पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे फॉरनर्स आए, उन्होंने कुछ एरियाज़ देखे और पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की। अभी गुज़श्ता दिनों मैं भी कश्मीर गया था, वहाँ पे देखने को मिला बड़ी खूबसूरत जगह। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, हम अपने जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको पोर्ट्रे नहीं कर पाते सही से। व्हाट यू थिंक रियल एस्टेट का टूरिज़्म को प्रमोट करने के हवाले से कोई इनिशिएटिव है? और अगर ये इनिशिएटिव लेते हैं तो ना सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़, अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड हम पाकिस्तान की बात करें, मुख्तलिफ रीजन्स में कुछ तारीखी बिल्डिंग्स भी होती हैं, अगर उनको साथ में मिलाया जाए तो मेरे ख्याल हम पाकिस्तान में तारीखी अहमियत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे सर? मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एग्री करता हूँ। हम
इसी में एग्जांपल ले लेते हैं कश्मीर की रियल एस्टेट का, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकल कम्युनिटीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करता है। अब कश्मीर के अंदर क्योंकि हम लैंड परचेज या सेल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपने रिलेटिवली होटल्स और उनकी सर्विसेज का आपने मैार देखा होगा एज कम्पेयर टू अगर आप नारायण चले जाए, वहाँ पे 5 स्टार होटल्स हैं। दैट्स द डिफरेंस, दैट इज बेसिकली द डिफरेंस। आप जब प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर को लेके आएंगे बीच में, ही वुड बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी। वो वहाँ पे नई रोड्स बनाएगा, नए होटल्स बनाएगा, रिजॉर्ट्स बनाएगा, वेकेशन रेंटल प्रॉपर्टीज बनाएगा, होटल 5 स्टार किस्म के होटल्स बनाएगा, बिकॉज ही सीज द पोटेंशियल, ही इज डन हिज होमवर्क फाइनेंशियली एंड ही नोज कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे अपना प्रॉफिट मिलेगा, एंड ही इज टेकिंग दैट डिसीजन बेस्ड ऑफ प्रॉफिट। लेकिन कम्युनिटी के अंदर इसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर कहते हैं सोशल बेनिफिट। अब उसके अंदर बहुत बेनिफिट होगा, सोशल जो लोग हैं वहाँ की कम्युनिटी है उसको भी एक बेनिफिट हो रहा है, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो रहा है, जो टूरिस्ट आके देख रहा है, बेशक वो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है, वो उधर की डेवलपमेंट को देख के हाँ जी यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने वाकई डेवलपमेंट की हुई है। वेयर एज के उधर की लोकल गवर्नमेंट ने सिर्फ प्राइवेट डेवलपर्स को एक छोटा सा इनिशिएटिव दिया था कि आप आके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर है और आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक कि उसे भी रियल स्टेट में यूज किया जा सकता है? बिल्कुल। किस तरह से किया जा सकता है? और अगर हम सोशल मीडिया के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, सोशल मीडिया किस तरह से पेनिट्रेट कर सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर? सोशल मीडिया अभी मैसिव स्केल पे यूज हो रहा है हमारी मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग। आप लोगों ने डिफरेंट जगह पे फैसलाबाद के अंदर जितने कोई नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, या जी गार्डन की आपने मल्टीपल टाइम आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम या टिकटॉक या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल एड्स पे आपने उसकी एड्स देखी होंगी। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा पॉइंट बन गया है। अब कोई भी डेवलपर हमारे साथ बैठता है, मेरी उनके साथ बात होती है, मैंने भी अपनी पर्सनली सारी सोशल मीडिया टीम डेवलप किया, तो वो यही कहते हैं कि जी सोशल मीडिया का बंदा हम रखते हैं तो उससे हम लीड्स जनरेट करते हैं, तो ये दिस इंडस्ट्री में बात तब वही होती है जब सबको वो प्रॉफिटेबल लग रही होती है और किसी ने टेस्ट करके देखी होती है। हमने भी करके देखी है। एंड सोशल मीडिया इज ए फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जहाँ पे कस्टमर को, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि कस्टमर के पास डिजिटली सारी इन्फॉर्मेशन चली जानी चाहिए, तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आप हल्का सा टच करते हैं और आप उनको सारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हाँ जी ये प्रोजेक्ट आ रहा है, इसके साथ ये अमेनिटीज हैं और ये चीज़ें इसके अंदर नहीं आ रही हैं। तो सोशल मीडिया इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, हम इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ जो हमारे आज के गेस्ट हैं रज़ा तौफीक साहब, वो मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो रज़ा भाई, क्या कहेंगे आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आजकल बड़ी पॉपुलर होती चली जा रही है और बहुत सारे लोग उस पर काम करना शुरू हो गए। रियल स्टेट के अंदर भी इसके ऊपर काम किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी तो बे इंतहा पोटेंशियल कहने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली गैदरिंग डेटा, मेकिंग assumptions on that data, उसको एनालिसिस, जो डेटा एनालिस्ट का काम होता था, 4-5 बंदों की टीम होती थी, उसके अंदर AI का जो लैंग्वेज मॉडल है अब वो आके तो वो आपका काम आसान कर देता है इंटरप्रेट करने के लिए। अब इसके अंदर एक एग्जांपल है realist.io की, ये कंपनी दुबई बेस्ड स्टार्टअप है, एंड इसके अंदर वो डिफरेंट कंपोनेंट्स की, मेरी उसके फाउंडर के साथ थोड़ी सी बात हुई तो आई फाउंड आउट कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को वो पिकअप करते हैं। जिस तरह गूगल के ऊपर से वो सारी ट्रैफिक देखते हैं कि हाँ जी इस एरिया में कितनी ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है, किस टाइम पे हो रही है, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी, लोग गाड़ियाँ पार्क करके जा रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज शॉपिंग और देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिडेंशियल प्लेसेस। एंड अच्छा, उसके बाद वो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड्स देखते हैं कि हाँ जी किस हिसाब से उस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी ट्रेड हो रही है, क्योंकि सारी रजिस्ट्री तो गवर्नमेंट की साइड से होगी। और साथ साथ वो डिफरेंट 3-4 और कंपोनेंट्स को देखते हैं, लोकल न्यूज़ को देखते हैं और अच्छा विजुअलाइज करते हैं, और उसके हिसाब से अपना वो AI उसको एनालाइज करता है सारे को। एंड यू जस्ट नीड टू पिन पॉइंट अ सर्टन लोकेशन कि अच्छा मुझे इस लोकेशन के बारे में एक कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए, और वो AI उसके ऊपर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करके देता है, रिस्क असेसमेंट करके देता है। एंड देयर इज ह्यूज पोटेंशियल, जस्ट थिंक अबाउट इट। जो इन्फॉर्मेशन गैप हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, कंज्यूमर को सारी चीज़ें विद इन सेकेंड्स मिल जाएंगी, और एक ईजी अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट की तरफ कि उसका ROI इसके ऊपर कितना होगा, अगर वो उसको रेंटल की तरफ लेके जाता है, रेंटल में इस एरिया के अंदर कितनी पोटेंशियल है, जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अच्छा 2 बेडरूम है, 2 बेडरूम की ये यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, ये रेंट हो चुके हैं इतने पे, और आपकी ये ऑन एवरेज आपकी ये पोटेंशियल बन सकती है इस एरिया की। तो अगर हम AI को इंटीग्रेट कर देते हैं अपनी रियल एस्टेट के साथ,
तो फ्रॉड और इस तरह की दीगर ये जो मुश्किलात आती हैं हमारे कंज्यूमर्स को अनफॉर्चुनेटली और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, तो उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन गैप सारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं, जैसे आप पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि रियल एस्टेट सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स का नाम नहीं है, प्लॉट्स का नाम नहीं है, तो इसको ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैंने पहले कहा था कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ बिल्डिंग और लैंड डेवलप करने की बात नहीं है। आपने जब कम्युनिटी बनानी है, आपने कम्युनिटी के हर पार्ट को इस्टेब्लिश करना है। अ कम्युनिटी नीड्स अ स्कूल, अ कम्युनिटी नीड्स अ होटल, a community needs a hospital, a community needs a community center where they can gather and और वो अपनी सारे आइडियाज़ या थॉट्स या कम्युनिटी के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं वो उसको डिस्कस कर सकें। अगर हम इसके अंदर कमर्शियल वाली साइड पे जाएंगे तो उनको कमर्शियल आउटलेट्स भी चाहिए, उनको ग्रोसरी शॉप्स भी चाहिए। एंड व्हेन यू एस्टैब्लिश ऑल ऑफ दिस इनटू वन कम्युनिटी और आप एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं और आपको इसको बिल्कुल एक के साथ एक करके सिंक करना होता है कि कैसे मेरा रेजिडेंट जो है वो अगर अपने घर से निकलेगा एंड ही वुड हैव टू वॉक ओनली 5 मिनट्स, तो उसके पास ये सारी अमेनिटीज साथ साथ जितनी भी हैं तो सारी चीज़ें उसके पास डोर स्टेप पे अवेलेबल होंगी। और इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ना, दिस इज रियल डेवलपमेंट। सिर्फ सड़कें काट के उसको डेवलप कर देना इज नॉट रियल एस्टेट। अब कम्युनिटी बनाना, बिल्कुल, और कम्युनिटी जो है वो एक विजन के साथ ही बनती है। हर शख्स का ये काम नहीं होता कि उसे डेवलप कर सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, क्योंकि आप अमेरिका भी घूम चुके होंगे, वहाँ पे स्टडीज़ भी किया आपने, बहुत सारा एक्सपोजर आपका वहाँ का भी है। अगर उसको कंपेयर करें हम पाकिस्तान के साथ कि यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या वहाँ का रियल एस्टेट है या यहाँ का रियल एस्टेट है, कितना फ़र्क नज़र आता है? और आने वाले दिनों में क्या देखते हैं आप, क्या चेंजेस आनी चाहिए और पॉजिटिविटी क्या है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में? अच्छा, रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जो अपने इलाके के लिए यूनिक होती है हमेशा, एंड उसके अपने जो कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर की डिमांड्स एंड कम्प्लीटली डिफरेंट। यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर कम्प्लीटली डाइवर्स, पाकिस्तान के अंदर उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जैसे मैं पहले भी शोज पे बात करता हूँ कि यहाँ पे एक रीट अच्छी इस्टेब्लिश होनी चाहिए जो कि एक पोर्टफोलियो के अंदर रियल एस्टेट के इन्वेस्ट करती जाए। जैसे हमने पहले बात की थी, आपका एक सवाल था कि अगर एक आम आदमी है वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब यूएस के अंदर वो ये है कि वो रीट होती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इट्स मोर लाइक अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। उसके अंदर आप शेयर्स उसके ले लो एंड दे बाय रियल एस्टेट फॉर यू एंड दे प्रॉमिस यू डिविडेंड बेस्ड ऑन रेंटल इनकम्स। एंड उसके अंदर जिस तरह प्रॉपर्टी की कैपिटल अप्रेजल होती जाती है, साथ साथ आपके शेयर की भी कैपिटल अप्रेजल होती जाती है। सो इट्स बेस्ड ऑफ समथिंग। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम है अभी तक। नहीं, अभी तक तो नहीं। तो मैं इसी बारे में बात करता हूँ ताकि लोगों को अंदर अवेयरनेस आए। और जिस तरह ये यूएस के अब डिफरेंट, ये सिर्फ ये इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू, इट्स जस्ट अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इट। हमारे अगर यूथ अगर इसमें इंटरेस्ट ले और फाइनेंस पढ़े, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पढ़े और वो इस तरफ को और कमर्शियल रियल एस्टेट की तरफ को अपना रुझान रखे, तो वेरी सून विल हैव सच प्रोडक्ट्स इन आवर मार्केट जो एक आम आदमी के लिए भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। तो आपने अभी फाइनेंस की बात की है, स्टडीज़ भी आपकी फाइनेंस में है, तो थोड़ा सा हमें इस हवाले से भी गाइड करें। फाइनेंस कैसे रियल एस्टेट को मतलब आप इस बिजनेस में विजन कैसे लेके आ सकते हैं? ये स्टडीज़ हेल्प करती हैं आपको? I think finance is the basis of any business you want to go into. फाइनेंस रियल एस्टेट के अंदर भी आपको इमेंसली हेल्प करता है। फाइनेंस में बच्चे इतना फोकस लेते नहीं है, इस बात पे आप भी मेरे एग्री करेंगे। यहाँ पे जब आई एम वेरी सॉरी टू से बट आई विटनेस दिस फर्स्ट हैंड, जब हमारे यहाँ पे बच्चे व्हेन दे डिसाइडिंग इट इन 11th 12th ग्रेड कि उन्होंने एफएससी में जाना है या आईकॉम में जाना है या ओ लेवल्स में बिजनेस पढ़ना है या ए लेवल्स में बिजनेस पढ़ना है, तो वो जो बिजनेस चूज करते हैं दे आर सीन एज इफ दे आर टेकिंग एन इजी वे आउट, लेकिन इट्स नॉट दैट वे। आपको फाइनेंस के अंदर हाई आईक्यू वाले बच्चों को इंटरेस्ट लेना होगा, स्पेशली पेरेंट्स को लेना होगा। अगर बच्चे के अंदर बहुत कैपेबिलिटी है तो बजाय उसको पुशिंग इट फॉर डॉक्टर सोलली, आप थोड़ा सा उसको देख के देखें कि अच्छा इसके बिजनेस वाली साइड पे इसका कैसा माइंड है। अब फाइनेंस के अंदर मैं जितनी आपसे पहले बात की कि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है, उसकी रिस्क असेसमेंट है, उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कितने टाइम पीरियड में हम उसकी एक्विजिशन कर सकते हैं, कैसे हमने अपने उसके अंदर गैप्स रखने हैं पेमेंट के अंदर, कैसा सबसे ज़्यादा हमारा सूटेबल वे ऑफ प्रोडक्शन है और हम लोगों ने कैसे
अपने सारे फाइनेंसेस, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कस्टमर्स तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आते हैं, तो उनका भी किस तरह इन्वेस्टमेंट बेस्ट ROI के साथ उनको वापस करना है, दिस हेल्प्स अ लॉट विद फाइनेंस नॉलेज। और इस तरह की इंडस्ट्री में अगर किसी ने आना है तो ही शुड हैव अ लॉट ऑफ फाइनेंस बैक। अच्छा रज़ा, क्या कहेंगे, आपको नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान की रियल एस्टेट की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है उसका, और अगर कोई बाहर से कोई बंदा प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है ऑनलाइन बैठ के, जैसे आपको अमेरिका में कोई प्रॉपर्टी चाहिए या UK में चाहिए तो आप ऑनलाइन उसे सर्च करके यहाँ से भी परचेज कर सकते हो, इस चीज़ का बड़ा फुकदान है। और देखा जाए तो लोकली ज़्यादा सेल परचेज हो रही है यहाँ पे, इंटरनेशनली कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है? इसके अंदर हम लोगों को थोड़ा सा एक स्टेप लेना होगा। आपको पता है यहाँ पे जब मैं आया था, मेरे पास एक आइडिया था एक स्टार्टअप का डेटाबेस मार्केटिंग का, एंड दैट इन्वॉल्व कि आप एक रियल प्रॉपर्टी की वैल्यू को लेके उसको एडवर्टाइज करें। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई ओवरसीज बैठा हुआ, सेल परचेज बेशक ना करें, लेकिन जो रियल प्रॉपर्टी वो वैल्यू पे ट्रेड हो रही है वो आप एडवर्टाइज करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये 5 करोड़ की ली थी, 5.5 की होगी विद इन 6 मंथ, दिस इज द परसेंटेज जिसमें स्टॉक्स के अंदर होता है, इस परसेंटेज के साथ इसके अंदर ये इंक्रीज आई है ओवर द टाइम। और वो अब जो भी इंटरनेशनल बंदा बैठा है या कोई भी डोमेस्टिक बंदा बैठा है वो उसको हर करेंसी के टर्म्स में समझ सकता है और वो उसको एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकता है। उसने बाय और सेल करनी है, ही कैन कम टू पाकिस्तान एंड कैन बाय द प्रॉपर्टी। एंड US के अंदर भी ऐसे ही होता है कि इवन इफ यू हैव टू बाय अ प्रॉपर्टी यू कैन डू सम ऑफ द लीगल वर्क ऑनलाइन, बट यू विल हैव टू बी प्रेजेंट इन US टू बाय इट। सेम गोज फॉर दुबई एंड एवरी अदर प्लेस। लेकिन हम यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो सी है वो यूजुअली रियल वैल्यू पे ट्रेड लोग करना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम टैक्सेस से बच जाएं किसी तरह, हम ये कर लें या वो कर लें। देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व। हम लोगों की कंपनी में हमेशा रियल वैल्यू पे ट्रेड करते हैं, वी फेस अ लॉट ऑफ रिप्रिकॉशन, क्योंकि हमेशा कस्टमर ही आगे कहता है कि हमने टैक्स नहीं पे कहता। फिर जाहिर बात है आपकी तरफ से पोटेंशियल कस्टमर जो जा रहा होता है तो आपको दुख होता है, बट वी हैव सम प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल्स के बगैर इंसान अधूरा होता है। ये हमारी फाउंडेशन है कि झूठ या मकारी कभी भी किसी के साथ नहीं करनी, चाहे वो अपनी गवर्नमेंट भी है जैसी मर्जी है, तो उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम भी चलते हैं। बिल्कुल यही विजन होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि फिर बिजनेस भी फ्लरिश करता है, और जो लोग आपके कस्टमर्स होते हैं उनका एक एतमाद का रिश्ता भी आपके साथ बिल्ड हो जाता है। और यही वजह है शायद ये गार्डन जो है वो इसी तरह इतना पॉपुलर है फैसलाबाद के अंदर। तो यहाँ पे अब मैं जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो इस हवाले से, कुछ डेवलपर्स ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, आपकी भी नज़र से गुजरे होंगे, कि अभी एडवांस दिया जाता है और वहाँ पे कॉलोनी काट दी जाती है, FDA से भी अप्रूव नहीं होती, इलीगल काम होता है, और वो पूरी की पूरी सेल आउट भी कर दी जाती है, और बाद में फिर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं वहाँ के कस्टमर्स को। उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं ना। इसमें अदनान भाई, एज आई टोल्ड बिफोर हमारे व्यूअर्स के लिए भी, कि ये आपके एंड पे इंफॉर्मेशन गैप है। हमारे कस्टमर्स दे शुडंट ब्लाइंडली ट्रस्ट द रियल्टर्स। आपका जो डीलर कह रहा है दैट इजंट ऑलवेज ट्रू, वी नो हाउ डीलर्स वर्क। एंड आपको जो कोई अगर कम्युनिटी में कह रहा है कि वाह जी वाह ये दिस इज़ वेरी गुड और ये बहुत बड़ा डेवलपर है, एंड अच्छा ये फाइल खरीद लेते हैं और ये फाइल के ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा, इतना हो जाएगा, एंड वी गारंटी यू दिस। नो, सिट डाउन, हैव अ कॉन्ट्रैक्ट रिटन। आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी इज यू बाइंग अ पीस ऑफ लैंड। वो पीस ऑफ लैंड ज़मीन पे ही होगा और कहीं नहीं होगा। उसे कहें कि वो दिखाए कहाँ पे। फ्रॉड की तरफ आप खुद ही जाते हैं कि सस्ते में काम हो जाए। प्लीज़ फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको जब नेक्स्ट टाइम आपको कोई इशू आए या उसके साथ फ्रॉड हो तो आप गवर्नमेंट के कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। एंड आई कैन प्रॉमिस यू दिस ऑन अ पर्सनल लेवल कि हम गवर्नमेंट को इतना बुरा बना रहे हैं, वो है नहीं। अगर आप उसके साथ फेयर प्ले करें तो आपको भी कोई कुछ नहीं कह सकता। आप कोर्ट में जाएं, आप उनको घसीट सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी बात आती है तो बहुत सारी कॉलोनियाँ तो बना दी जाती हैं, वहाँ पे घर भी बनाए जाते हैं सेल आउट करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से। हम अगर अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे होता है आसान अकसात पे जो आपकी पे होती है उस पे रोल के हिसाब से आप मकान जो है वो ले सकते हैं, गवर्नमेंट आपको लोन दे देती है। यहाँ का लोन का प्रोसीजर बड़ा जो डिफ़िकल्ट है हमारे स्पेसिफिकली पाकिस्तान में बात की जाए, और वहाँ यहाँ पे शरह सूद भी बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से कोई मुनासिब प्लान आपके जहन में है जो बहुत सारे लोगों के काम आ सके और लोग इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, या कोई ऐसा तरीका जिससे अपनी इनकम को देखते हुए, अपने पाँव को देखते हुए चादर जो है वो फैलाई जाए, और इसके साथ साथ कोई शख्स अगर अपना घर लेना चाहता है तो उसके लिए कोई ऐसा तरीक़ाकार कि वो इजीली ले सके? बिल्कुल है।
आपने जो बात की है दैट इज मेरे दिल की ये बात है। जब से मैं पाकिस्तान में आया हूँ और मेरी बाबा से या उनके दोस्तों से, हम भी बड़े डेवलपर्स के साथ मेरी सेटिंग होती है, मैं जब भी उनसे बात करता हूँ कि मैं तो उधर आई हैड कपल प्रॉपर्टीज एंड मैं जब वहाँ पे था तो आई फेस नो इश्यूज इवन एज अ स्टूडेंट टू बाय प्रॉपर्टी। मैं बैंक के पास जाऊँगा, आई वुड से दिस कि ये मेरी प्रॉपर्टी है डिजायर्ड, आपको से मैं खरीदना चाहता हूँ, एंड आई वुड हैव टू पे द इंटरेस्ट फर्स्ट इन माई इंस्टॉलमेंट्स एंड देन आई विल स्टार्ट टू पे ऑफ द इक्विटी ऑफ द प्रॉपर्टी। पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट बैंक्स अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ इन्वॉल्व हैं, वो इसमें आते नहीं हैं रियल एस्टेट के अंदर। हालांकि किसी भी मुल्क के अंदर आप जाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट्स को टियर करेंगे, टियर ए की प्रॉपर्टी है, टियर ए की इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉपर्टी, क्योंकि मॉर्टगेज के ऊपर इसको जो एक लीज को हम कहते हैं पाकिस्तान में, इसको मॉर्टगेज कहते हैं। जब आप घर के लिए आप एक लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जो रिटर्न होता है दैट इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ बैंक, क्योंकि हर एक ने अपने घर के पैसे तो देने ही देने हैं, पहली प्रायोरिटी उसकी वो यही होगी। तो इंशाल्लाह जो रियल एस्टेट में अगर यही डेवलपमेंट आपने लेके आनी है और एक गरीब आदमी को अच्छी एक साथ के ऊपर आपने घर लेके देना, तो दैट इज इट्स अ वेरी नेसेसरी स्टेप टू मेक अ रियल एस्टेट स्पेसिफिक बैंक इन पाकिस्तान दैट अंडरस्टैंड्स के रियल एस्टेट के क्या कायदे कानून है, क्या किस तरह हम इसको बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रीजनल बैंक्स होने चाहिए फाइनेंस में। जब हम यूएसए से यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ के आई एम नॉट सेइंग कि बैंक्स बुरे हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली इतनी बड़ी आबादी को 5 से 6 बैंक या 7-8 बैंक डील कर रहे हैं। बिल्कुल कंपटीशन नहीं है उस तरह से जैसे होना चाहिए। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रजा हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। रजा साहब, क्या कहेंगे आप आने वाले दिनों के अंदर, अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कहाँ पे देखते हैं? हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री इंशाल्लाह इट विल बी एन एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोस्टल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे पाक व्यू के, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल आउटलेट्स इन खुड़ियांवाला हम जो ये खोल रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल आउटलेट का ये प्रोजेक्ट होगा। तो इस तरह के जब नए नए प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे इनोवेशन के साथ और डेवलपर्स भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे, एज अ पैशन इसको ट्रीट करेंगे, तो बहुत आगे इंडस्ट्री हमारी इंशाल्लाह आगे जाएगी। अच्छा, बैंकिंग के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे, थोड़ा सा इसे मजीद ब्रीफ करें और कंपेयर करें ज़रा दूसरी कंट्रीज़ को पाकिस्तान के साथ। मैं जैसे पहले बता रहा था कि हम लोगों ने जब आम आदमी ने घर लेना होता है, यूएस के अंदर आपने मॉर्टगेज लेनी है एंड इट्स इजी फॉर यू इफ़ यू हैव अ गुड इनकम, आप प्रूव करें अपना सोर्स ऑफ इनकम और यू कैन गेट अ गुड लोन एंड यू पे ऑफ द इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता, और आप फिर उसकी एक्वायर कर लेते हो प्रॉपर्टी ओवर 30 ईयर्स और इट्स ईजी फॉर यू। आपके पास एक घर की टेंशन ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि कमर्शियल जो हमारे अभी कमर्शियल बैंक्स हैं यहाँ पे, वो इंटरेस्ट नहीं रियल एस्टेट के अंदर इस तरह ले रहे जिससे उन्हें लेना चाहिए, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। वो क्योंकि मैंने आपको बताया रियल एस्टेट की जो मॉर्टगेज की इन्वेस्टमेंट है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बैंक ने भी अपने इन्वेस्टर्स को एक डिविडेंड वापस देना होता है। तो जब यहाँ पे वो एक फैसिलिटेशन देंगे आसान, और वो कहेंगे कि हाँ जी ये जो बैंक्स हैं वो अपने लोगों यहाँ के लोगों को देना शुरू कर दें जिनके पास अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है, जिनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, और वो पे ऑफ कर सकते हैं, तो उनको वो घर प्रोवाइड करना शुरू कर दें, घर के लिए लोन, वो एक्विजिशन में जाए, बैंक उसको प्रॉपर्टी को खरीदे, बैंक वैल्यू असेसमेंट में भी जाए उस प्रॉपर्टी की। लेकिन इधर जो इश्यूज आते हैं, जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और अपने व्यूअर्स से भी बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा वो मसला आ जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो बायर होता है, जो कंज्यूमर्स हैं, वही अगर प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो जब बैंक उसके ऊपर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पे आएगा तो वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में देखेगा कि दिस प्रॉपर्टी इज 10 टाइम्स कम वैल्यू पे लिखी हुई है, तो उसके ऊपर उस तरह का सूटेबल लोन पे आउट करना भी नहीं उसकी सेंस बनती है। लेकिन अब वो गैप आ गया, एक फाइनेंस में गैप आ गया, जहाँ पे झूठ बोलेंगे फाइनेंस के अंदर वो कहीं ना कहीं दो पकड़ा जाएगा अकाउंटिंग की बुक्स में। और यहाँ पे एक लैक ऑफ ट्रस्ट इतना बढ़ चुका है बैंकिंग के दौरान इस काम में कि हर बंदा अगर जाके यही काम करता है, उनको लगता है यार ये यहाँ पे चल ही फ्रॉड रहा है, इसलिए फिर वो करते ही नहीं है। यही वजह तो नहीं है? ये भी कुछ वजह है कि हमारे लोगों को जो कि जस्टिफाइड है कि सूद वाली साइड उसके साथ वो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते। लेकिन मैं अक्सर अपने बड़े यहाँ फैसलाबाद के टेक्सटाइल ओनर्स के बच्चों के साथ भी अगर बात होती है, या
पापा के दोस्तों के साथ भी बात होती है, तो मेरी ये डिस्कशन होती है कि देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव फॉर अ वर्किंग मैन, देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। आप एक आदमी है, उसने 2 करोड़ का घर लेना है, जो कि आम 5 मरले का अच्छी सोसाइटी में घर 2 करोड़ से कम का नहीं है। वो उसने घर लेना है, उसने अपनी फैमिली के लिए अच्छा ब्राइट फ्यूचर देखना है। वो क्या करे, वो किसी से 2 करोड़ पे अगर वो कर्जा हंसना मांगे और वो उसको कोई बंदा दे देगा कि जी 2 करोड़ का आज की जो वैल्यू है वो कल तो वो रहनी नहीं है, तो मैं इसको क्यों फ्री में वो पैसे दे दूं। 2 माह बाद नहीं रहनी, कल की क्या बात कर रहे हैं। ये जो अनफॉर्चुनेटली हालात पाकिस्तान के डामाडोल चल रहे हैं उसमें तो सिचुएशन ऐसी है। अच्छा, जब आपने क्योंकि घर की बात की, कोई भी बंदा घर लेता है, अपनी फ्यूचर देखता है अपनी फैमिली का, तो इससे पहले आपने कम्युनिटी की भी बात की। तो जब भी कोई शख्स अच्छी कम्युनिटी के अंदर घर लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ घर को ही नहीं देखता, वहाँ पे रहन सहन का स्टाइल और तर्ज ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जाएगी, बच्चों को स्कूल्स कौन से मिलेंगे, उनको क्या प्ले ग्राउंड्स मिलेंगे, छोटा मोटा जू भी होगा कि नहीं। वो चाहता है कि एक छोटी सी दुनिया उस कॉलोनी के अंदर ही आबाद हो जाए। इसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है? हमारी डेवलपमेंट में हम लोग जब भी ये काम करते हैं, आपने देखा होगा फैसलाबाद के अंदर कोई और डेवलपर है, आई ऑफन गिव दिस एग्जांपल, किसी भी डेवलपर की कॉलोनी के अंदर कम्युनिटी सेंटर नहीं है। जिस लेवल पे हम लोगों ने डेवलप किया, कम्युनिटी सेंटर की प्रॉपर वो उसको इस्लामिक टच भी दिया है, बच्चे चाहें वो इस्लामिक तालीम भी, मॉडर्नाइज इस्लामिक तालीम भी हासिल कर सकते हैं इंग्लिश में। और वो हमारे साथ एक बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड बगेटिया साहब, वो भी उन्होंने भी अपना साथ ही में हॉस्पिटल का भी अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पे जो कम्युनिटी बनेगी उसको अगर इर्द गिर्द की कम्युनिटी से भी कोई आना चाहेगा तो ही वुड गेट फ्री मेडिकल केयर ओवर देयर। और उसके बिल्कुल साथ ही हमारा स्कूल इन प्रोग्रेस है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये जो कम्युनिटी है, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने इन्वॉल्व करना है उसके अंदर। जब कम्युनिटी सेंटर में वो सारी लेडीज़ इंशाल्लाह वहाँ की जो जितनी भी लेडीज़ हैं वो किटी पार्टी वगैरह करेंगी, वो सारी जितनी बातें होंगी वो इकट्ठे होकर वो जब बैठ के बातें करेंगे तो दिल मेक अ सेंस ऑफ कम्युनिटी इन दैट न्यू प्लेस। जब यहाँ से पुराने गाँव में से, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर यही ज़्यादा कम्युनिटी है, जो वही लोग वहीं पिछले पुराने गाँव से पीछे से उठ के नए शहर के अंदर वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं। जैसे वापडा वाली साइड पे जाते हैं, साइयां वाला पे नई डेवलपमेंट हो रही है हमारी साइड पे। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको एक बिल्कुल नई कम्युनिटी चाहिए होती है, वो इर्द गिर्द के लोग वो जाने अनजाने होते हैं। तो जब इस तरह की हम इसके अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जो मेरे फादर का विजन है हमेशा से कि अच्छा ये इस तरह करो, यहाँ पे कोई 4 किलोमीटर्स का वॉकवे बना दो, मैं कहूँगा जी वाई इज दैट, एंड बी लाइक अच्छा यहाँ पे लोग जब वॉक करेंगे वो बैठ के खाना पीना खाएंगे, यहाँ पे साथ बारबेक्यू का एरिया बना दो जगह पे, ये फलानी जगह पार्क बना दो बच्चों के लिए। एंड we don't always go for profit, that's what I say to my friends as well, जो हम लोग बिजनेस की बात करते हैं जब, तो मैं जी गार्डन को एज अ फॉर प्रॉफिट प्रोजेक्ट देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने कम्युनिटी के लिए इतना ज़्यादा मनी लगा दी है, वही उन्हीं की वापस। दैट मेड सेंस टू, बिकॉज वी आर सेटिंग अप अ स्टैंडर्ड इन फैसलाबाद कि आपने सिर्फ सड़कें देख के ही प्लॉट नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप होता है ना तो बहुत सारे लोगों की उसके कमर्शियल एरिया के ऊपर नज़र होती है। कमर्शियल एरिया कैसा होना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक बेहतर कमर्शलाइज्ड एरिया बनाने के लिए किसी जगह? इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आपके पास आने वाले दिनों में जी ट्रैफिक सिटी होगा खोड़ियावाला में। हम ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट कैपिटल मार्केट्स इन्वॉल्व किए हैं और 4 डिफरेंट मॉल्स हैं, प्ले लैंड है, शॉपिंग सेंटर है, फिर आउटलेट बाज़ार है। तो हम लोगों ने उसके अंदर डिफरेंट उसके पैरामीटर्स सेट किए हैं पहले से ही, और उसके अंदर एक प्राइवेट पार्टी को इन्वॉल्व होना पड़ता है, और वो अगर ओनर हो तो क्या ही मज़ा है। अब हम लोगों ने जब वो पैरामीटर सेट कर दिए हैं, जिसने भी बाय करना है, उसने कंस्ट्रक्शन करनी है, उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के विद इन करनी है, और उस पैरामीटर को जब तक वो फॉलो करेगा, उसको फॉलो कराने के लिए हमारा सिविल डिपार्टमेंट वहाँ पे मौजूद है। तो ये जो डेवलपमेंट होती है ये सस्टेनेबल होती है। आने वाले 20-30 साल में जब वहाँ पे घर बन जाएंगे, लोग आएंगे, रहना शुरू कर देंगे, लेकिन वो पैरामीटर्स वो वैसे ही रहेंगे। ये चीज हमारे सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ी बात होती है ना, कि जो आप कह रहे हैं वो उस चीज को सस्टेन अगर आप कर जाते हैं तो आप कस्टमर्स का एतमाद जो है वो विन कर लेते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए भी विजन होना बड़ा जरूरी होता है। बंदा थक जाता है, बाज़-औक़ात कहता है कि यार छोड़ो, बस बना दिया, बिक गया, दैट्स इट। नो, योर फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग। हम लोग हमेशा ये बात करते हैं जब भी मैं, अब क्योंकि
फादर के साथ जब भी होता हूँ तो आई नीड गाइडेंस ऑन सम प्रोजेक्ट्स। अब मैं एक अपना रेस्टोरेंट्स के प्रोजेक्ट, एक फूड कोर्ट का प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो उसमें भी वो हर पॉइंट पे वो कह रहे थे चीज़ ऐसी बनाओ कि कल वो एक अपना ही उसका इकोसिस्टम बन जाए, खुद ही मैनेज हो, एंड यू डोंट हैव टू मेक एडिट्स आफ्टरवर्ड्स। जब यहाँ की कौम का कहते हैं सबसे बड़ा मसला ये है मेरे फादर कि वो जब मसला आने खड़ा हो जाता है ना, तब सोचते हैं ओ हो ये चीज़ हो गई। अगर हमारे डेवलपर्स अभी से ये चीज़ें सोचेंगे कि हाँ जी यहाँ पे 2-3 हज़ार घर बनने, and we need to make community centers for them and we need to accommodate all the needs of the people. तो मेरा ख्याल है चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा ज़बरदस्त लगा आज आपके साथ सेशन करके, और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को भी ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दें इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।